बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान वरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसा जा रहा है आपके ये दिन और ये सुबह आपकी कैसी जा रही है? अच्छा, क्योंकि मौसम चेंज है तो चेंज होने के साथ साथ हमेशा एक बात कहती रहती हूँ कि अपनी सेहत का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और उसके साथ साथ एक अच्छी बात जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ये है कि रिश्तों का एहतराम जो है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे यहाँ आजकल जो देखा जा रहा है, हमारे यहाँ वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हो रही हैं। चाहे हमारे जो आपके घर में पेरेंट्स के साथ आपका ताल्लुक़ है, बहन भाइयों के साथ है, आपके दोस्तों के साथ जो आपका रवैया है, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ के लोगों का आपके साथ किस तरह का रवैया है, ये चीज़ हम जो है कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। अच्छा, आपका अगर किसी के साथ इखलाक से पेश आना और किसी के साथ जो है उसकी रिस्पेक्ट करना, ये आपकी तरबियत बताती है। तरबियत भी तभी होती है जो आपकी तरबियत के साथ आपके पेरेंट्स का बताती है कि ख़ानदान कैसा है, पेरेंट्स ने आपकी तरबियत किस तरह की है, पेरेंट्स का इखलाक कैसा है। वही सेम चीज़ें आपके जो है औलाद में भी नज़र आती है। वैल्यूज़ की कदर कर, जब मैं एक हमेशा बात करती हूँ कि इंसान जो है रिश्तों की कदर तभी करता है या तो वो जब आपसे दूर चले जाते हैं या फिर वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। चाहे वो पेरेंट्स हों, आपके पेरेंट्स जो हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है, उनके साथ प्यार मोहब्बत। और आजकल जिस तरह हम एक तो मोबाइल जब से हमारी ज़िंदगियों में आया है, शायद हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई हैं। ना चाहते हुए भी हम शेयरिंग करना कहीं ना कहीं भूल गए हैं। तो लिहाजा कैथारसिस बड़े ज़रूरी होते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमेशा रिस्पेक्ट जो है वो मैं समझती हूँ आपकी तमाम चीज़ों से बढ़कर होती है। रिस्पेक्ट करें भी सही और करवाएं भी सही, ताकि आपकी ज़िंदगी की जो बेहतर बहुत सारे मसाइल हैं वो भी हल हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी जो है वो आप खुद भी खुश रहेंगे, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी राना नदीम अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर जुहेब बुखारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप जुहेब? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज जुहेब से इनकी बीट से रिलेटेड जो है वो बात करेंगे, इस हवाले से कि साथ साथ क्या आज का पीपल्स पार्टी की जो है वो इनके बीट को देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी की क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, इलेक्शंस के हवाले से क्या तैयारियां चल रही हैं। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे टैक्स के हवाले से भी बात होगी। और इसके साथ जो है हम ये देख रहे हैं कि पेट्रोलियम की मसनूआत में भी कमी आ रही है, पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है थोड़ी सी, तो वो एक आवाम को थोड़ा रिलीफ भी मिला है, उस हवाले से भी जानेंगे। मज़ीद भी चांसेस हैं कि पेट्रोल की कीमतों में कमी हो। इस टाइम तो हम कह रहे हैं महंगाई ज़रा, जिस तरह महंगाई बढ़ रही थी उसका तूफान ज़रा कम हो, तो मेरे ख्याल में हमारे माशरे में जिस तरह लोगों के मसाइल हैं इस टाइम वो थोड़े कम हो सकते हैं, थोड़े से ऐसे रिलीफ आ सकता है। अच्छा जी, और सर से हम बात करेंगे इस टाइम क्रिकेट के हवाले से जो है लोग बहुत ज़्यादा अफसरदा भी हैं, डिसहार्ट हुए हुए हैं। जिस तरह पाकिस्तानी टीम के लिए हम देख रहे थे कि वर्ल्ड कप के हवाले से उनकी बड़ी अच्छी तैयारी होगी और वो बहुत अच्छा प्ले करेंगे, लेकिन उस जहाँ तक देखा जाए तो पाकिस्तानी टीम जो है वो बड़ा उन्होंने डिसअपॉइंट किया है। जाहिर सी बात है प्रेशर भी है, एक भारत में जाकर खेलना हम समझ सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंस जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। इस हवाले से जानेंगे कि इस टाइम आपकी क्या राय है जी, जिस तरह हम पाकिस्तानी टीम को लेकर चल रहे थे, वर्ल्ड कप की क्या सूरत हाल होगी, क्या पाकिस्तानी टीम आगे जा सकेगी या नहीं? सूरत तो इस वक्त जो हमने मैच पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच हुआ है, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी क्योंकि टीम हमारी पूरी फॉर्म में थी। लेकिन हार जी तो खैर होती है, ये ज़ाहिर स्पोर्ट्स का एक हिस्सा है, लेकिन बुरे तरीके से हारना जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। और स्पेशल जब आपकी टीम टॉप लेवल की टीम हो तो वर्ल्ड कप एक सबसे बड़ा क्रिकेट के हवाले से इवेंट भी है और दुनिया की जो बेस्ट 10 टॉप टीम्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो इसमें तो हर मैच को जो है बड़ा एक चैलेंजिंग मैच के तौर पे लेना चाहिए। तो जो पाकिस्तान शुरू के 2 मैच खेला, अच्छा परफॉर्म किया उसने, लेकिन जो इंडिया के खिलाफ लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि उसमें टीम चलें हार जीत का मामला अपनी है लेकिन बुरे तरीके से नहीं हारेगी। तो ये एक बड़ा सेटबैक हुआ है इस इवेंट में। लेकिन चूँकि होम ग्राउंड था उनका इंडिया का और क्राउड जिस किस्म का आया हुआ था, फिर बिहेवियर वाइज भी हम सब कंटिनेंट के लोग जो हैं चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा टची हो जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर था।
उस प्रेशर को देखते हुए भी मेरा ख्याल है कि टीम जो है वो उस तरीके से अपने आप को मैनेज नहीं कर सके और इसमें कोच का रोल बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। तो बहरहाल अभी गेम बाकी है, आगे मैचेस अच्छे हैं और मैच अभी अगर अपने आप को संभालेंगे तो पाकिस्तान की अभी पोजीशन हो सकती है बेहतर, उसी सेमीफाइनल के लिए जगह बना सकता है। अभी जो इनका 20 तारीख को ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है बेंगलोर में, तो इंशाल्लाह होपफुली अगर कोच उसको मैनेज करे और टीम का मोराल थोड़ा सा बेहतर रखे तो टीम की जगह बन सकती है। अच्छा, हमने बड़े अरसे से ये देखा कि जब भी वर्ल्ड कप हुआ उसमें पाकिस्तान जो है वो कभी भारत से जो है वो जीता नहीं है। ये क्या रीज़न है? मतलब बहुत अरसे से हमने ये देखा कि पाकिस्तानी टीम जो है वो भारत के अगेंस्ट जीत नहीं सकती। असल में वही बात, स्पेशली वर्ल्ड कप जी, वर्ल्ड कप में वो चूंकि वर्ल्ड कप जो क्रिकेट के हवाले से मैं समझता हूँ सबसे बड़ा इवेंट है और उसका प्रेशर भी है। फिर ये पाकिस्तान इंडिया के मैच का एक थोड़ा सा सेंसिटाइजेशन भी बहुत ज्यादा हो जाती है। प्लेयर्स के पब्लिक के ऊपर तो होती है लेकिन प्लेयर्स के ऊपर कई जगहों पे हमने देखा पाकिस्तान बहुत बार भारत से जीता भी है जी। और बड़े एंड मौके पे जीता है। तो मतलब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते और पाकिस्तानी टीम जो है वो आपकी कमाल कर देती है। इंडिया की जो टीम है इस वक्त बड़ी बैलेंस साइड है और उनके प्लेयर्स जो हैं वो परफॉर्म भी अच्छा करते हैं। एडवांटेज उनको इस इवेंट के हवाले से तो डेफिनेटली है ही है कि वो होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, होम क्राउड में खेल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया दोनों टीमें जब भी आपस में मैच खेलती हैं तो ये एक दूसरे का प्रेशर बहुत ज़्यादा लेती हैं। तो वर्ल्ड कप का भी प्रेशर अब ये इसमें टीम मैनेजमेंट और कोच का रोल बहुत ज़्यादा है कि कम से कम साइकोलॉजिकली टीम को, हालांकि परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो हमारे प्लेयर कम नहीं है, लेकिन इस किस्म के मैच के लिए टीम को मेंटली और साइकोलॉजिकली जो है वो ग्रूम करना, बेहतर करना, ये कोच की और टीम मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्रेशर होता है खिलाड़ियों के ऊपर, डेफिनेटली स्ट्रेस लेते हैं और स्पेशली जब आप क्रिकेट में तो ये एक चांस होता है कि अगर आपका एक प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा तो पीछे कोच जो है वो बाकी प्लेयर्स को उस तरीके से प्लेयर को बैकअप दे सकता है, अच्छा तैयार कर सकता है। लेकिन बदकिस्मती से ये इस इवेंट में भी आप देखा होगा कि आप एक प्लेयर की बैड परफॉर्मेंस हुई है, उसके बाद एक के बाद दीगरे वो सारे अपने आप को मैनेज कर ही नहीं सके। आप क्या समझते हैं, मतलब क्या ऐसी चेंज उन्होंने लेकर आए कि जिसकी वजह से शिकस्त का सामना करना पड़ा? क्या टीम मैनेजमेंट अच्छी नहीं है? क्या जो प्लेयर्स हैं उनके हवाले से भी जानना चाहूँगी, क्या समझते हैं? इंडिविजुअली तो हमारे प्लेयर नो डाउट इसमें उनकी परफॉर्मेंस वाइज देखा है तो बहुत अच्छे थे, सारे अपनी जगह पे बेहतर खेले हैं। लेकिन जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो यही है कि टीम को साइकोलॉजिकली जो है इंडिविजुअली भी और टीम वाइज भी उनको इकट्ठा रखना और टीम को जो स्ट्रेस के हवाले से, खेलने के हवाले से उनको मैनेज करना। तो ये मैं समझता हूँ कोच की और टीम मैनेजमेंट की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ग्रुप की शक्ल में भी और इंडिविजुअली भी टीम को कम से कम इस हवाले से, क्योंकि पीक लेवल के मैचेस हैं और इसमें आपका एक एक पॉइंट, एक एक स्कोर, एक एक विकेट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो वो टीम को मैनेज करें और हर खिलाड़ी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताए कि अगर आप पीछे टीम के ऊपर प्रेशर भी है तो आपने कैसे उस प्रेशर से निकलना है। या हम गली मोहल्ले की टीम तो है नहीं, पाकिस्तान की टॉप टीम है, तो कम से कम खिलाड़ियों के अंदर ये एक टेम्परामेंट जरूर होना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, उनके अंदर ये चीज़ ग्रूमिंग करनी चाहिए कि प्रेशर में जो है वो किस तरीके से कर। अच्छा, जिस तरह ही टीम का हम देख रहे हैं ना, भारतीय चैनल्स में देख रही थी, मैं दोनों तरफ का देख रही थी। अच्छा, उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर था कि पाकिस्तानी टीम जो है बड़ी कॉन्फिडेंट है, बड़ी रिलैक्स है और इस बार जो है वो उनका हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम जो है वो बड़ी जच कर खेलेगी। अरे वो ज़रा खौफ ज़्यादा थे कि इस बार क्या होगा, लेकिन वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो गया। जी नहीं, वो देखिए दो चीज़ें होती हैं जब भी इस किस्म का मैच हो ना जी, पब्लिक क्राउड का दोनों तरफ से एक तो बूस्टअप भी करते हैं, मोराल बुलंद भी कर देते हैं। जब पब्लिक और ग्राउंड जो है वो फेवर दे रहा हो तो खिलाड़ियों को तो डेफिनेटली एक जज्बा आ जाता है, तो वो तो उनको फेवर में गया है, लेकिन हमारे लिए वो नुकसान है। हमारे लिए नुकसान है। अच्छा, इसमें मजीद भी बात करते हैं, इसके साथ ही जो है सुहेब से जानते हैं। सुहेब, सबसे पहले तो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतों में कमी हुई है उस हवाले से बताइएगा कि इस टाइम लोगों का क्या रद्द अमल है और मजीद इसमें कितने चांसेस हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते लोगों का जो है वो इस तरह का भी रद्द अमल है। देखिए, पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो मुसलसल जो है वो ग्रेजुअली वो बढ़ती जा रही थी। मतलब कि एक महीने में 2 मरतबा जो है वो उसका इजाफा होता था। अब जो है वो बिलाखिर निगरान हुकूमत की जानिब से जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है। पेट्रोल जो है वो 40 रुपये और जो डीजल है वो 15 रुपये जो है वो उसको सस्ता किया गया। इसे जो आम आवाम है, जो लोकल आवाम है, उसको तो काफ़ी जो है वो खुशी का उनको सामना करना पड़ा है और वो काफ़ी खुशहाल भी हैं इस फैसले से जो है वो, क्योंकि 40 रुपये यकदम जो है वो होते हैं। अब देखना ये कि इस कमी से
आवाम को क्या सहूलियात मिलते हैं, क्या महंगाई में जो है वो कमी वाकई हुई है, नहीं हुई। क्योंकि जब पेट्रोल या डीजल की कीमत बढ़ती है तो फौरन जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो किराया बढ़ा देते हैं, रेलवेज जो है वो किराया बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से मुसाफिर सफ़र नहीं कर पाते। जब ये फैसला किया गया तो तकरीबन पूरा दिन जो है वो मैंने खुद ही जो है वो इसकी कवरेज की थी, ट्रांसपोर्टर्स से, गुड्स ट्रांसपोर्ट से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से और पब्लिक ओपिनियन के हवाले से जो पेट्रोल डलवाने के लिए पंप्स पर आ रहे हैं, उनकी जानिब से भी कुछ इस तरह का रद्द-ए-अमल था कि अब देखना यह है कि अगले 15 दिन बाद जो है वो फिर पेट्रोल की जो कीमत है वो 40 जाएंगे तो 50-60 रुपए जो है वो बढ़ा देंगे। लेकिन पेट्रोल की कीमत जो है वो कम होने से कम होने से लोगों को सहूलियात पहुंचाना यह अब हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया का काम है कि वो किस तरह जो अशिया की कीमतें उसको कम करवाते हैं। और इस सेंस में हम निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को हमें उसका क्रेडिट देना होगा, क्योंकि वो खुद उन्होंने कहा कि हम इस पर इम्प्लीमेंट करवाएंगे। ट्रांसपोर्टर्स को जो है वो उन्होंने कहा 10% नहीं, अब 15% जो है वो किरायों में कमी जो है वो करवाएंगे। और मोहसिन नकवी साहब खुद उन्होंने जो है वो लाहौर के बस अड्डों पर जाके जो है वो इंस्पेक्शन किया कि क्या किरायों में जो है वो वाज़ेह तौर पे कमी हुई है नहीं हुई, तो उनको जो है वो इस तरह क्रेडिट भी जाता है। जहाँ तक अगर हम बात करें यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से, तो वहाँ पर भी चीनी, घी और दीगर जो अशिया फरोनोश की जो कीमतें हैं उसमें जो है वो कमी आ रही है। तो इट्स मीन कि अब जो रिलीफ है आवाम को वो मिलना जो है वो अब शुरू हो चुका है। ट्रांसपोर्ट्स के जो किराए हैं वो भी 15% कम हो चुके हैं। अगर हम गुड्स ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उनका एक अलग इशू है। गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है वो एक जो सामान होता है वो दूसरे सूबे लेके जाते हैं, तो वो उनका पेट्रोल से जो है वो कोई सरोकार नहीं है, वो डीजल को यूज़ करते हैं। तो उनका ये कहना है कि अगस्त से लेकर अब तक जो डीजल है उसमें जो है वो कोई 65 रुपये जो है वो इजाफा किया गया, लेकिन 15 रुपये कमी करने से जो है वो ऐसे है कि जैसे ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है। तो उनकी परेशानियां जो है वो अपनी जगह बजाएं, क्योंकि डीजल की कीमत में कोई खास कमी नहीं आई, जिसकी वजह से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने सिर्फ 5% जो है वो किरायों में कमी का ऐलान किया है, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ना होने के बराबर है। अब एक गाड़ी जो है वो पंजाब से सिंध जा रही है तो उसका किराया जो है वो कोई लगभग कुछ 60 से 70 हज़ार है, तो उसमें वो कितना कमी करेंगे, 2000 इतनी कमी हो सकती है, तो वो ना होने के जो है वो बराबर भी है। तो इस सिलसिले में उनका यही कहना है कि डीजल की कीमत में जो है वो फिलफोर जो है वो कमी करनी चाहिए। बहरहाल इन शॉर्ट ये है कि रिलीफ की जहाँ तक बात है तो उस हवाले से मोहसिन नकवी साहब काफ़ी एक्टिव है, खुद जो है वो पॉइंट्स पर जा रहे हैं, विजिट्स कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं और अचानक दौरे कर रहे हैं कि क्या लोगों तक रिलीफ पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा। अगर कहीं पर जो है वो कोई कमी कोताही आ रही है तो उसको जो है वो फौरी तौर पर वो जो जुर्माना करते हैं और ये फौरी तौर पर हल करवाने की भी जो है वो कहते हैं। तो ये एक अच्छा इकदाम है ताकि जो हुकूमत जो रिलीफ दे रही है वो आम आवाम तक बरह रास्त भी जाना चाहिए। क्योंकि हुकूमत तो रिलीफ दे देती है लेकिन आम आवाम तक जो है वो उसका रिलीफ नहीं पहुंच पाता। तो मुमकिन है, इम्कान है कि अब जो है वो पेट्रोल की कीमत आने वाले दिनों में भी जो है वो कम होगी। अच्छा, इसके साथ साथ जैसा हम आपने बात की कि मोहसिन नकवी साहब की बड़ी अच्छी, हम अप्रिशिएट भी करेंगे कि वो जिस तरह लोगों के मसाइलों को देख रहे हैं। बेसिकली वो खुद भी एक सहाफ़ी रह चुके हुए हैं, तो उनको पता है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो किस तरह की हैं, उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। और लोगों के मसाइल जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, कम तो नहीं हो रहे। तो हुकूमत की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव्स भी कुछ लिए जा रहे हैं, जिस तरह भी तमाम चीज़ें, कल भी हमने देखा कि पुलिस की तरफ से भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, क्राइम के हवाले से भी काफ़ी नोटिस किया जा रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम कस्टम मुल्तान की बात कर लें तो इसमें इस टाइम जो स्मगल शुदा सामान की नीलामी है उसके हवाले से क्या सूरत हाल है? देखिए, कस्टम जो है वो सामान को इंटेलिजेंस बेस्ड निशानदही पर जो है वो उसको पकड़ता है। मतलब कि कुछ बॉर्डर्स होते हैं जहाँ पर उनको अंदेशा होता है कि यहाँ से जो है वो स्मगल्ड होता है। स्मगल्ड जो है वो एक सूबे से दूसरे, बलूचिस्तान से पंजाब, पंजाब से जो है वो और सूबे वाइज जो है वो स्मगलिंग जो है वो उनका एक बेस होता है कि हमने इनको ज़्यादा टच करना है। अब वो जब एक सामान जब वो पकड़ लेते हैं तो उसके बाद एक प्रोसीजर होता है, लोगों के वहम गुमान में भी होता है कि यार पता नहीं अब ये उन्होंने रख लिया और अब नहीं मिलता हमें। तो उनके एक प्रोसेस होता है कि ये सामान जो पकड़ लेते हैं तो अपनी एक पॉलिसी के मुताबिक ये ऑक्शन करते हैं। वो ऑक्शन 2 महीने बाद भी हो जाती है, वो ऑक्शन 3 महीने बाद भी होती है, जिसे आसान अल्फाज में नीलामी कहते हैं। अब नीलामी में जो है वो कोई भी पाकिस्तान का जो शहरी है, अगर मुल्तान में हो रही तो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी जो शहरी है वो नीलामी में हिस्सा ले सकता है। ओपन ऑक्शन होती है, अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो वहाँ पर ले जाए। तो इस दफ़ा जो अभी कुछ ही दिनों पहले जो नीलामी हुई है तो उसमें 1 अरब से ज़ायद की अशिया जो हैं वो फ़रोख्त की गई हैं, जिसमें कर्टन्स हैं, पर्दे हैं और सबसे ज़्यादा महंगे जो हैं वो
कुछ 70-80 लाख रुपए के सिर्फ पर्दे फरोख्त हुए हैं उस नीलामी में। उसके अलावा इंपोर्टेड गाड़ियां हैं, आईफोन्स हैं, मोबाइल्स हैं, उसके साथ साथ गुटखा, रानी जूस और दीगर जो कपड़ा है वो उसमें मौजूद था। लैंड क्रूजर्स जो कि करोड़ों में जो है वो फरोख्त हुई हैं। इसके साथ साथ दीगर अशिया, मोटरसाइकिल के पार्ट्स हैं और भी काफ़ी सारी जो अशिया थी जो है वो वहाँ पर फरोख्त हुई हैं। तो मुल्क वहाँ पर देखने में आया कि वहाँ पर ओपन नीलामी हो रही है कि अगर आप मौके पर मौजूद हैं और बिड लगाते हैं, यानी कि आवाज़ लगाते हैं, तो आपको जो अगर लेट्स सपोज के एक गाड़ी है उसकी कीमत उन्होंने एंड हुई है, यानी कि क्लोजिंग जो उसकी अर्नेस्ट मनी थी, क्लोजिंग जो उसकी बिड थी वो लेट्स सपोज कि अगर कुछ 7 लाख रुपए लगे तो आपको 1/4 हिस्सा वहाँ पर मौके पे जमा करवाना होता है। देन वो चीज़ आपकी हो जाती है। उसके बाद यानी कि प्रोसेस होता है, उसके बाद आपने वो रकम जो है वो जमा करवानी होती है। तो 1 अरब से जायद के जो सामान जो है वो फरोख्त हुआ, तो इट्स मीन कि हुकूमत भी जो है वो उसमें मईशत में एक अच्छा इकदाम है और इस तरह की नीलामी जो है वो होनी चाहिए। और उनका एक ये भी है कि हमने जो अवाम को शऊर देना है। अब लोग जो हैं गाड़ी परचेज कर लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि ये आया कि ये कस्टम पेड है ये नहीं है। लेट्स सपोज कि मैंने गाड़ी परचेज कर ली है, लग्जरी गाड़ी है, लेकिन वो नॉन कस्टम पेड होती है। अब कस्टम के पास इस तरह की बहुत सारे केसेस आते हैं कि जो बेचारे बेकसूर हो जाते हैं। आम आवाम को नहीं पता चलता कि ये आया कि ये कस्टम पेड है या नहीं। उसके लिए भी जो है वो कस्टम्स मुल्तान ने जो है वो ऑफर किया कि वो हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, हमारा डेस्क है, वहाँ पर आके जो है वो गाड़ी का जो है वो आप पता करवा सकते हैं कि आया कि ये कस्टम पेड है या नहीं है। तो ख़रीदारी करते वक्त जो है वो कस्टम्स को जो है वो ज़रूर टच करें ताकि आप किसी भी कानूनी कार्रवाई से जो है वो बच सके, क्योंकि जब कस्टम के पास आ जाती है तो फिर उसका कानूनी कार्रवाई बड़ी लंबी हो जाती है, तो आपको काफ़ी रकम उसका सामना करना पड़ता है, चक्कर काटने पड़ते हैं। जाहिर सी बात है कानून पर इम्प्लीमेंटेशन होता है और पॉलिसी होती है, हर इदारे की अपनी बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी होती है, तो उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। सही। अच्छा, और इसके साथ साथ हम जिस तरह सियासी उस पर बात कर लें कि इस टाइम जो है गहमा गहमी भी है और सियासी पार्टीज जो हैं वो काफ़ी एक्टिव भी हुई हैं, तो उसमें हवाले से हम पीपल्स पार्टी के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सूरत हाल चल रही है। सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं वो बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह से, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जो ही इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया कि हम जनवरी के लास्ट वीक में जो है वो इलेक्शन अनाउंस करने जा रहे हैं, इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, तो तभी से जो है वो इलेक्शंस की जो गहमा गहमी है वो शुरू हो चुकी है। अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी भी काफ़ी जो है वो मुतहरिक दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें माजरत के साथ, इस वक्त सिर्फ पीपल्स पार्टी जो है वो वाहिद जमात है जो इलेक्शंस मांग रही है। सिर्फ उसी का एक बयानिए में है कि हमें फौरी तौर पर इलेक्शंस करवाएं। मौलाना फजल रहमान साहब आए हुए थे तो वो एक तरफ बात कर रहे थे कि हम जो है वो आप कल इलेक्शंस करवा दें, लेकिन एक तरफ वो बात कर रहे थे कि जनवरी का महीना बहुत स्ट्रिक्ट है और दीगर अगर हम इलाकों की बात करें, मर्दान और दीगर, वहाँ पर जो है वो बर्फबारी होती है, सर्दियाँ होती हैं, तो वहाँ पर लोग नहीं निकल सकेंगे। तो इस चीज़ को भी देख कर जनवरी में लोग नहीं निकलते पाए, तो वो एक हमें जो पहाड़ी इलाकों में और जहाँ सर्द इलाकों में रहते हैं वो उस चीज़ के आदी होते हैं और उनके लिए कोई इस तरह की मुश्किलात नहीं होती कि वो नहीं निकल सकते, क्योंकि जिंदगी जो है वो रुकती नहीं है किसी भी चीज़ से। तो अब फिर हमने खुद सवाल किया उनसे कि आप बताएं, तो मैंने कहा बड़ी पार्टी के आप सरबराह हैं, आपको इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए, पीडीएम में रह चुके हैं, तो पीडीएम में तो नून लीग भी थी, मौलाना साहब खुद भी थे और 13 जमातें थी, लेकिन उन 13 जमातों में से ये वाहिद जमात जो है वो इस वक्त इलेक्शन जो है वो मांग रही है। अभी सानिया कारसाज कल जो है वो गिलानी हाउस में एक बड़ा कन्वेंशन, जो अवामी कन्वेंशन जो है इनका किया गया। बिलावल भुट्टो ने जो है वो खिताब भी किया था और बिलावल भुट्टो का बड़े वाज़ेह तौर पर उनका ये कहना था कि हम जो है वो इलेक्शंस मांग रहे हैं और अपनी अवामी मुहिम जो है वो हमने स्टार्ट कर दी और मैं खुद जो है वो शहर शहर जो है वो जाऊंगा, क्योंकि इस वक्त मुल्क जो है वो इलेक्शन ना होने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो इलेक्शन फौरी करवाना जो है वो नागुज़ीर हो चुके हैं और कल जो है उन्होंने नून लीग पर भी जो है वो काफ़ी निश्चित जो है वो बरसाए और उन्होंने कहना था कि अब हमें लंदन की सियासत से भी हमें बाहर आना होगा, अबे जो है हम अपना तर्ज सियासत जो है वो बदलना होगा। तो काफ़ी, क्योंकि अभी पीडीएम में जो 13 वहाँ की हुकूमत थी तो ये लोग साथ थे, लेकिन अब जब इलेक्शंस की बारी आई है, अब नवाज शरीफ साहब भी जो है वो वतन वापस आ रहे हैं, तो उस सिलसिले में जो है वो नून लीग के भी जो है वो कॉर्नर मीटिंग्स और कन्वेंशन का जो सिलसिला है वो जारी है। तो इस सिलसिले में अगर हम सियासी गहमा गहमी की बात करें तो पीपल्स पार्टी के जो सियासी डेरे हैं वो आबाद हो चुके हैं, टिकट होल्डर उम्मीदवारान है, रिजवान हाथ है, जाहिद खान, इनके डेरे जो है वो आबाद हो चुके हैं, फरहान दरिश, इन सबके जो डेरे हैं वो आबाद हो चुके हैं। तो पीपल्स पार्टी हमें जो है वो इस पर ग्राउंड में जो है वो नजर आ रही है। बाकी अगर दूसरी पार्टी की बात करें तो वो एक
दूसरे मामलात में जो है वो फंसी हुई है। तो अब इस वक्त बिलावल भुट्टो का एक अच्छा स्टेप है कि मुल्क में फौरी इलेक्शन तो हम लगे कि सिर्फ हमें जो है ना वो 2 पार्टीज ही नजर आ रही हैं, नून लीग और इस वक्त ग्राउंड में नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो खेलती नजर आ रही है। अच्छा जी, और इसके साथ ही जिस तरह हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, अच्छा बहुत सारी चीजें हो रही हैं कि हमारी जो इस टाइम गेम्स हैं वो भी कहीं ना कहीं सियासत का शिकार हो गई हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में? इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का डिक्लाइन हुआ है। उसकी मेन जो वजह यही है कि निचले लेवल से लेकर ऊपर तक हमारी जो पॉलिटिक्स है वो इन्वॉल्व है, और वही चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा डैमेज भी कर रही है। बदकिस्मती से हर एसोसिएशन के अंदर एक पैरेललिज्म जो है वो डेवलप हो जाता है, तो उसका नुकसान जो है वो उस गेम को और प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको मॉनिटर करने के हवाले से ज़रूरी अभी हमारा गवर्नमेंट जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उस पर इनिशिएटिव ले रहा है। हम ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं कि क्लब की रजिस्ट्रेशन का सिलसिला हमने शुरू किया है। हमारे डीजी डॉक्टर असद फैल साहब ने इसको बड़ा अच्छे तरीके से स्पोर्ट्स बोर्ड और लीगली है ये कि जो हमारा स्पोर्ट्स ऑफ पंजाब का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक क्लब जो है एक बेस होता है, यूनिट होता है, बेसिक यूनिट होता है, तो उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए तहसील लेवल पे। अब उसके लिए हमारा ये प्रोसीजर शुरू हो गया है वो पिछले 10 अक्टूबर से, और हम जो जितने भी क्लब हैं उनको रजिस्टर्ड कर रहे हैं और उनको बाकायदा उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन होगी। अच्छा, इस पे हम मजीद भी बात करेंगे। ज़ुहैब, आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन साहब, जो कि साबिक मशीर वज़ीर आज़म रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं कि 21 अक्टूबर के हवाले से, क्योंकि इस टाइम जो है नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात हो रही है कि वो वतन वापस आ रहे हैं, उनके काफ़ी तैयारियां भी चल रही हैं, जो कारकुनान हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। तो उस हवाले से इनसे जानेंगे कि क्या क्या तैयारियां चल रही हैं और क्या सूरत हाल है। जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ पर आने की दावत दी। जहाँ तक तैयारियों का ताल्लुक है, आपको आवाम को, पब्लिक को नज़र आ रहा होगा मुख्तलिफ शहरों में, ज़रा पूरे मुल्क में, ख़ास तौर पर पंजाब में कुछ एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, क्योंकि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस तशरीफ़ ला रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो कायद हैं, साबिक वज़ीर आज़म है, 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनके इस्तकबाल के लिए पार्टी भरपूर तरीके से तैयारियां कर रही है। कारकुनों को मुतहर्रिक किया जा रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म के हर हल्का में, चाहे वो नेशनल असम्बली का है चाहे प्रोविंशियल असम्बली का है, वहाँ पर वर्कर्स के कन्वेंशन भी हो रहे हैं। वर्कर्स को इस से मोटिवेट भी किया जा रहा है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो लाहौर जाके नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करे। कमेटीज़ बनाई गई हैं, कोऑर्डिनेटर्स मुकर्रर किए गए हैं, और ज़िला मुल्तान की हद तक मैं ख़ुद भी पार्टी ने मुझे कोऑर्डिनेटर बनाया हुआ है। इसी सिलसिले में यहाँ पर गुज़श्ता को वो 2 वीक से यहाँ पर हूँ भी, ताकि इन तमाम जो तैयारियाँ हैं उनको कोऑर्डिनेट किया जा सके, देखा जा सके, और मुख्तलिफ जो विंग्स हैं पार्टी के, जो तंजीमी ओहदेदारान हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन की जाए। और इंशाल्लाह आज अभी 19 होगी है, 21 परसों हफ्ते के दिन नवाज शरीफ साहब शाम को लाहौर तशरीफ़ लाएंगे और मीनार पाकिस्तान पे बड़े जलसे आम से ख़ताब भी करेंगे। तो उस हवाले से चूँकि अभी दिन 2 रह गए हैं, तो आजकल पार्टी की हर सतह पर जो तैयारियाँ हैं वो अरूज पर हैं, और परसों यहाँ से मुल्तान से भी मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह एक बहुत बड़ा काफ़िला जो है वो लाहौर जाएगा, जहाँ पर जाके वो नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करेंगे, जलसा में शिरकत करेंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं यहाँ से, क्योंकि काफ़ी कारकुनान भी और जो लोग हैं पार्टी के साथ जुड़े हुए वो काफ़ी नाराज़ भी नज़र आते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में आप? जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है उनकी ज़ात से, तो किसी को कोई नाराज़गी नहीं है। ज़ाहिर वो PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है ही उनके नाम से मंसूब, तो वो तो जहाँ तक उनके इस्तकबाल का ताल्लुक है, उनके आने का ताल्लुक है, उसमें तो किसी किस्म की कोई नाराज़गी किसी को हो भी नहीं सकती, है भी नहीं, मेरे तो इल्म में नहीं आया, कोई देखने में आई है। मुकामी सतह के ऊपर तंजीमी हवाले से डिफरेंसेस हो जाते हैं, वो हर जगह होते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, बट वो उनका ताल्लुक ओवरऑल कोई इस्तकबाल से या मियां नवाज शरीफ के आने से नहीं है। हर किसी के अपने इंटरेस्ट होते हैं, आगे इलेक्शन आने वाले हैं, और जब इलेक्शन जो करीब आते हैं तो उस सिलसिले में हर किसी की कोशिश होती है मुख्तलिफ
हल्कों से लोगों को इलेक्शन लड़ना होता है, टिकट के लिए कोशिश करते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में बाद का चीज़ें सामने आ जाती हैं। बट जहाँ तक इस्तकबाल का ताल्लुक है, नवाज शरीफ साहब की अपनी ज़ात का ताल्लुक है, उस सिलसिले में तो किसी किस्म का कोई इख्तलाफ या इबहम ना है ना हो सकता है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जब वतन वापस आएंगे तो हो सकता है इनको गिरफ्तार भी कर लिया जाए। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या वो इस चीज़ के लिए बैठी तौर पे प्रिपेयर हैं कि अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं या उनके जो केसेस हैं वो? देखा होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोटेक्टिव बेल अप्लाई भी उन्होंने कर दी है। आज प्रॉब्ली उसके ऊपर फैसला भी आ जाएगा। तो ज़ाहिर है वो अपने आप को उस प्रोटेक्टिव बेल में उन्होंने अदालत से इस्तदा भी यही की है कि वो आके कोर्ट के सामने सरेंडर करना चाहते हैं। जो भी कोर्ट ऑफ लॉ के मुताबिक अदालत का फैसला होगा कबूल किया जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि जहाँ तक प्रोटेक्टिव बेल का ताल्लुक है उस सिलसिले में कोई किसी किस्म का इशू होगा, बिकॉज वो हर किसी का राइट है। जब एक बंदा खुद कह रहा है कि मैं आके अदालत के रूबरू पेश होने हो के अपने आप को अदालत के हवाले करता हूँ, सरेंडर करता हूँ, तो उसमें तो किसी को कोई किसी किस्म का शक या भाव नहीं होना चाहिए। वो तो बात की, फिर जब एक दफ़ा आ जाएंगे फिर उनकी अदालत के अंदर बाकायदा समाअत शुरू होगी। उस सिलसिले में जो भी अदालत की बात की कार्रवाई होगी देखी जाएगी। सही हो गया। तो आप जो है उस तमाम लोग जो है मुतहरिक हैं इस हवाले से। अच्छा, इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे यहाँ से जनूबी पंजाब के हवाले से काफ़ी, क्योंकि नून लीग की हमेशा मकबूलियत पहले भी रही है, लेकिन उसके बाद जो है तहरीक इंसाफ ने भी जो है वो फुल इस पर कब्जा भी किया। अब क्या सूरत हाल देख रहे हैं जनूबी पंजाब में ख़ास तौर पे? और आपने देखा होगा मुल्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, सिटीज़ में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वोट बैंक हमेशा से PMLN का रहा है। हर इलेक्शन में आपको नज़र आता है, बावजूद इसके कि गुज़श्ता इलेक्शन में ज़्यादा सीटें यहाँ से PTI नहीं, बहरहाल एक बहुत बड़ा वोट बैंक उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून का था। लोगों ने वोट भी दिया भारी तादाद में। एट दी एंड तहरीक इंसाफ जीत गई। उस वक्त हालात डिफरेंट थे, आज हालात बिल्कुल डिफरेंट हो चुके हैं। सियासत के में आपको पता है कि अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। तो मेरा तो ख्याल है, जो मैं यहाँ पर लोगों को देख रहा हूँ लास्ट 2 वीक से, यहाँ पर वो जो एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक था PMLN का, नवाज शरीफ साहब का, वो भी चूँकि ज़ाहिर है वो वोटर्स भी सपोर्टर्स भी मोटिवेटेड हैं, वो एक्टिवेट हुए हैं। तो आने वाले इलेक्शन में उम्मीद है इंशाल्लाह कि जिस तरीके से PMLN की तैयारी भी है, नवाज शरीफ साहब के आने से चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। मुल्क के अंदर एक पोलिटिकल एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, एक सियासी फ़ज़ा पैदा हो जाएगी, होप, प्रोडक्टिविटी, पॉजिटिविटी। तो PMLN के काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन में, बिकॉज बेस पहले से मौजूद है। उस बेस को बस स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। सही। अच्छा, मजीद भी आपसे जानते हैं, हम बात कर रहे थे कि हमारी जो क्रिकेट है वो सियासत का जो है वो शिकार हो रही है, क्या उस बारे में बताइएगा। मेरे तौर पर तो स्पोर्ट्स को सियासत से बिल्कुल पाक होना चाहिए, क्योंकि ये परफॉर्मेंस बेस होता है। तो इसमें सियासत को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स होती है, और जिसका नुकसान, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, कि खिलाड़ी और गेम को बहुत ज़्यादा होता है। टैलेंट इस मुल्क को अल्लाह ताला ने बेतहाशा दिया। बहुत अच्छे टैलेंटेड प्लेयर हैं जो अपने नेचुरल टैलेंट के बेस पे जिन्होंने पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। तो जब हम अगर इस एलिमेंट को निकाल दें इसमें से, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी भी हवाले से पीछे रह सकते हैं। तो अभी आप बेसिक हमारा यूनिट जैसे होते क्लब्स होते हैं, एसोसिएशंस होती हैं, फेडरेशंस होती हैं। तो ये शुरू से बदकिस्मती रही है कि पाकिस्तान के अंदर पैरेलल ग्रुप्स जो है ना वो फॉर्म होते रहे, और उन्होंने खेल और खिलाड़ी को बहुत ज़्यादा डैमेज किया। तो इसके लिए बाकायदा एक रूल्स की जो है, कानून की जो है वो ज़रूरत है। बने भी हुए हैं, लेकिन एक्चुअल ज़रूरत है उनकी इम्प्लीमेंटेशन की। स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी हुई है, उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन वही है कि जब एक मखसूस ग्रुप जो है वो काबिज हो जाता है किसी चीज़ के ऊपर, तो फिर जो ध्यान है वो इसी तरफ रहता है कि हम कुर्सी पर बैठे रहें, खेल और खिलाड़ी की तरफ जो रुझान नहीं रहता है। अच्छा, आप क्या समझते हैं, ऐसी कौन सी अभी जो लास्ट मैच हुआ है उसमें कौन सी ऐसी गलतियां हुई हैं जो अभी नेक्स्ट मैच आएगा उनको उसमें एहतियात करनी चाहिए और उसको बेहतर करना चाहिए? देखिए, ये इसमें आप क्रिकेट जो है ये इसमें बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। आपकी बैटिंग है, फील्डिंग है और बॉलिंग है। जब ये तीनों चीज़ें यकजा होंगी, परफॉर्मेंस तीनों में बेहतर रहेगी, तभी आपका मैच जो है वो आप बेहतर तरीके से खेल सकते हैं। तो बैटिंग हमारी स्टार्ट में अच्छी रही है, स्टार्ट अच्छा किया इन्होंने, लेकिन उसके बाद वो प्रेशर जो है उसको फेस नहीं कर सके, और फिर एक के बाद दीगरे वो आउट होते रहे। तो ये कैप्टन को, टीम मैनेजमेंट जो है, कोच है, उसको इस चीज़ पे देखना चाहिए। आगे हमारे मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ अच्छा मैच है। वो ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी अच्छी नहीं है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका, जिनके साथ हमारे अच्छे मैच हैं। इसमें मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड जो है वो सबसे टॉप पे जा रही है। इंडिया की टीम अभी जो है वो टॉप पे है। हमारे लिए अभी सेमीफाइनल के लिए गुंजाइश है, हम सेमीफाइनल के लिए जगह बना सकते हैं। तो अगर ये कोच और ये बैठ के अच्छी प्लानिंग कर लें। चले, इंडिया का तो एक होम ग्राउंड और होम क्राउड का प्रेशर था, लेकिन बाकी टीमों के साथ ऐसा नहीं होगा। तो
तो ये प्लान करके अपने बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस बना सकते हैं। हमें तीनों शोबों में ज़रूरत है। फील्डिंग के अंदर भी हमारी गलतियां हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। बैटिंग में जब सपोज कि अगर एक प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, कम से कम दूसरे प्लेयर जो हैं उनको अपने आप को उसमें उस लेवल पे लेके आना चाहिए कि वो टीम का जो प्रेशर जो है उसको रिलीज करवा सकें और खेल सकें। सेम इस तरह बॉलिंग पे भी है कि कम से कम जो बॉलिंग करवाने वाले हैं उनको देखना चाहिए कि हम जिस टीम के साथ खेल रहे हैं उनके जो हमारे बैटिंग को फेस जो उनकी बॉलिंग को फेस कर रहे हैं बैट्समैन, उनकी वो क्या मिस्टेक्स कर सकते हैं, क्या गलतियां कर सकते हैं। तो इसको कलेक्टिवली जो है ना टीम को परफॉर्म करने की जरूरत होती है क्रिकेट के अंदर। तो किसी भी शोबे में अगर मिस्टेक बैटिंग अगर अच्छी कर ली, फील्डिंग अच्छी नहीं कर पाएंगे तब भी उसका नुकसान होगा। तो ये कोच और टीम मैनेजमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे तीनों शोबे जो हैं वो एक मैच के अंदर पूरी अच्छे परफॉर्मेंस दें वहाँ पे, ताकि जो रिजल्ट जो है वो हमारे आगे बेहतर आ सके, क्योंकि इसका हर मैच जो है वो आपका लिए एक चैलेंजिंग मैच होगा। अच्छा, क्योंकि हम थोड़ा सा होता है कि एक मैच जीत जाते हैं ना, उसके बाद थोड़ा सा हम बड़े कैजुअल हो जाते हैं और कहते हैं अच्छा यार बड़े रिलैक्स होके कि अभी नेक्स्ट जो मैच होगा वो भी शायद जीत जाएंगे। तो ये थोड़ा कैजुअली जो बिहेवियर है शायद इसकी वजह से भी जो है वो कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, जैसे सीरीज मैच होते हैं उसमें तो चलो ऐसा बिहेवियर ठीक हो जाता है, लेकिन जो कंपटीशन होता है जिसमें आपका एक एक रन एक आपकी बॉल जो है उसकी एक वैल्यू होती है। अच्छा, एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, जाहिद साहब है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? शाहिद है जी। मैंने सवाल ये करना था, इमाद वसीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी डोमेस्टिक में भी और दूसरे लीग में भी, उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ वर्ल्ड कप के लिए? मेरा सवाल ये था। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। देखिए उनकी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेयर हैं जिनकी परफॉर्मेंस, लेकिन ये चूंकि जो टीम सिलेक्शन कमेटी होती है उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हमने टीम के हवाले से एक बैलेंस टीम, और उसमें हम तो सिर्फ परफॉर्मेंस को दे रहे थे, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन उन्होंने देखना होता है। वो सिलेक्शन कमेटी है वो ज़ाहिर है उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है या जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है उसके अंदर दूसरा बंदा जो है वो दखल दे नहीं सकता। वो एक परफेक्ट बैठे होते हैं लोग। तो अब डेफिनेटली हो सकता है उन्होंने किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा हो कि उसकी परफॉर्मेंस ऐसा वैसी नहीं है, और चूंकि वो कलेक्टिवली देख रहे होते हैं कि हमने एक टीम के हवाले से कैसे लेके जाना, तो परफॉर्मेंस उसकी नो डाउट अच्छी है जैसे ये कह रहे हैं। तो लेकिन यह कि चूंकि क्रिकेट एक ओवरऑल इसमें देखा जाता है परफॉर्मेंस को, तो मेरे ख्याल में सिलेक्शन कमेटी ने अगर ये डिसीजन लिया है उसको उसके हवाले से तो बेहतर होगा उनको। अच्छा, आप क्या समझते हैं? बाबर से बड़ी सबकी एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो बहुत ज्यादा, मैं समझती हूँ हाई लेवल पे एक्सट्रीम पे चली जाती हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या बाबर जो है वो इस चीज को क्यों नहीं फुलफिल कर पा रहे? अब देखें जी, 2-3 उसके ऊपर प्रेशर है, कैप्टनशिप, उसके अलावा वहाँ जो इंडिया जाके खेलना है। अभी ज़ाहिर बाबर का एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा नहीं है, एक नेसेंट किस्म के वो कैप्टन भी हैं। परफॉर्मेंस वाइज नो डाउट पूरी दुनिया उनको मानती है, और इवन इंडिया के अंदर जो लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अप्रिशिएट भी किया, वेलकम किया। तो नो डाउट वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। ये चीज़ें थोड़ा सा टाइम के साथ एक्सपीरियंस गेन होता है, लेकिन अभी आपने स्टार्ट में एक साइकोलॉजिकली चीज़ों को डील करने के हवाले से कहा है। मैं समझता हूँ कि टीम मैनेजमेंट में एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट जरूर होना चाहिए जो खिलाड़ियों को इस हवाले से मेंटली तौर पर प्रिपेयर कर सके, जो उनका मेंटल लेवल जो ग्रूम रखे, ताकि आप किसी किस्म का प्रेशर एज ए प्लेयर, एज ए कैप्टन, एज ए कोच वो उसको बिल्डअप कर सकें। अच्छा, क्योंकि ये क्रिकेट ऐसी गेम है तमाम लोग जो है वो शायकीन बड़े पसंद भी करते हैं। वैसे सर आपका कितना इंटरेस्ट है? क्रिकेट खेलते भी रहे हैं, क्रिकेट फॉलो करते हैं एज ए वेरी कीन ऑब्जर्वेंट, और काफ़ी हद तक मैं खुद बड़ा शौक से मैच देखता भी हूँ और इन तमाम इश्यूज को फॉलो भी करते हैं। अच्छा, आप थोड़े डिसहार्ट हुए वर्ल्ड कप के लिए? तो बड़ी तैयारियां होती है ना, और स्पेशली पाकिस्तान और भारत का मैच हो तो बहुत ज्यादा डिसहार्ट आप किसी हद तक कह भी सकते हैं। असल में जो इंडिया में इट्स ऑल माइंड गेम, इतना ऑफेंसिव क्राउड दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता, बिकॉज आप देखें वहाँ पर वो स्पोर्ट्स एज ए स्पोर्ट्स उसको लेते ही नहीं है। अभी अहमदाबाद एक बड़ा होम ग्राउंड, हिंदू नेशनलिज्म, मोदी का शहर, 1,33,000 मोदी स्टेडियम, 1,33,000 का क्राउड, और उसमें पाकिस्तान का एक भी सपोर्टर नहीं। और इसमें भी कोई शक नहीं, इंडिया की टीम ऑन पेपर्स भी ऑन ग्राउंड हमसे बेहतर है, प्रेशर बेहतर लेते हैं, हमारे ज़रा एक्सपीरियंस उतने नहीं है, और इंडिया के खिलाफ ऊपर इतनी मीडिया इतनी हाइप क्रिएट कर देता है, फिर हमारे पीछे बैक होम पूरी नेशन की इतनी एक्सपेक्टेशन हो जाती हैं कि दे हैव टू परफॉर्म।
बट वो इंडिया के साथ एक इशू हमारा बिल्कुल चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बट मैं ये कहूँगा कि मैच से वन साइडेड नहीं होना चाहिए, हार जीत तो होती रहती है, हाँ, ये बट तो भी प्रॉब्लम नहीं गेम का होना हिस्सा है, चाहिए। बिल्कुल आई एम ऐसे ही श्योर कि दूसरी टीमों से इंशाल्लाह बेहतर खेलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इंशाल्लाह जी। इसके साथ ही हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसेज इस्लाम बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी जी, क्या कहना चाहेंगी? जी, आपको प्रोग्राम देख रही थी मैं, और ये भाई आए हुए ना, ये क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं जो, जी जी, तो इनसे बात करनी है। बात करें जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई मेरा बच्चा है, अभी है वो 8th क्लास में, जी जी। लेकिन उसको इतना शौक है, शौक क्या कह सकते हैं, उसको जुनून कह सकते हैं क्रिकेट खेलने का। जी जी। तो उसको हम चाहते हैं कि वो कोई एकेडमी हो, यहाँ सहूलत हो बच्चे के लिए, ताकि वो अपना वो आगे बढ़ सके। जी, इसमें मैं अर्ज कर दूं कि हमारा ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है कचहरी चौक के पास, यहाँ पर हमारी स्पोर्ट्स बुक पंजाब की क्रिकेट एकेडमी है, जो हम बच्चों को फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं इवनिंग में, और हमारे कोच, डिविजनल कोच वहाँ पर मौजूद होते हैं शाम को। आप, मेरा ऑफिस भी वहीं पे है, आप किस टाइम तशरीफ ले आएँ, बच्चे को ले आएँ, और इंशाल्लाह हम उसको पूरा वहाँ पे अकोमोडेट भी करेंगे। बच्चे कोचिंग जो है उसको फ्री ऑफ कास्ट वहाँ पे कोचिंग अवेलेबल होगी बच्चे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, अभी जिस तरह हम देख रहे थे कि पहले पार्टीज जितनी भी हैं उनके बड़ा इत्तेहाद, बड़ी मोहब्बत बड़ी नजर आ रही थी। अभी आप क्या देखते हैं? जाहिर सी बात है, दोबारा से एक ब्लेमिंग गेम जो है वो स्टार्ट हो गई है। अभी फिर से जो है वो नून लीग भी पीपल्स पार्टी पे बातें कर रही है, पीपल्स पार्टी भी अटैक कर रही है। क्या कहेंगे इस बारे में? आगे ये मोहब्बतें कायम रहेंगी या नहीं रहेंगी? पॉलिटिक्स का ये हिस्सा है, मतलब उसमें तो किसी को कोई एतराज़ नहीं हो सकता, बट वो डिसेंसी रहनी चाहिए। आप इख्तलाफ ज़रूर करें, आप क्रिटिसाइज भी करें, बट वो नफ़रत और बैड लैंग्वेज, ये चीज़ें डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए। इससे पॉलिटिक्स ख़राब होती है, जो गुज़श्ता हमने चंद सालों में देखा भी है। बाकी हर किसी का डिफरेंट है, मंशूर डिफरेंट है, अप्रोच डिफरेंट है, प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है, होती भी है, दुनिया में हर जगह ऐसे ही होता है। तभी तो ये मुख्तलिफ अपोजिट पोलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। उम्मीद रखनी चाहिए कि इस दफ़ा एटलीस्ट लोगों में रियलाइजेशन है, कम अज़ कम पीपल्स पार्टी में और पीएमएल जो बड़ी पार्टी हैं नेशनल लेवल पे, इनमें तो रियलाइजेशन है कि सियासत करें, एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ें, लेकिन ऐसी बातें ना करें, पर्सनैलिटीज़ को अटैक ना करें, किसी को करैक्टर असैसिनेशन ना करें, इश्यूज़ के ऊपर बात करें जो पब्लिक रिलेटेड, पब्लिक ओरिएंटेड इश्यूज़ है, जो लोग सुनना भी चाहते हैं, जिसमें लोग इंटरेस्टेड भी हैं। वो इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं, अगर आप उन्हीं पे बात करेंगे तो किसी और तरफ आपको जाके बात करने की ज़रूरत नहीं है। और लीडरशिप पर डिपेंड करता है, और लीडरशिप जैसे गाइड करती है, फॉलोअर्स वैसे ही करते हैं। उम्मीद रखनी चाहिए, और ये ज़रूरत भी वक्त की है। ऑलरेडी सोसाइटी डिवाइडेड है, इतनी पोलराइजेशन है सोसाइटी के अंदर, स्पेशली यंगस्टर्स में। तो इस वक्त तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप यकजहती के साथ आगे चलें, थोड़ी सी यूनानिमिटी हो, लोगों को इकट्ठा आगे लेके चलें, ताकि मुल्क को जो जितने भी इश्यूज़ दरपेश हैं वो किसी एक पार्टी या किसी एक लीडर के बस की बात नहीं इनको ठीक करना। आप मुख्तलिफ पोलिटिकल प्लेटफॉर्म पर रह के भी जब पार्लियामेंट में आते हैं तो दुनिया में देखें आपकी, जब नेशनल इश्यूज़ होते हैं तो उसमें कंसेंसस के साथ आगे बढ़ के तो आप हल करते हैं। गवर्नमेंट को आप किसी चीज़ पर सपोर्ट भी कर रहे हैं तो उसका कतन मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पॉलिटिक्स को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। कॉल ले लेते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली हैं हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? जी मेरा सवाल है जी बाबा अलाउद्दीन साहब से कि मियां नवाज शरीफ 21 तारीख को आ रही हैं, तो ये लाहौर से यहाँ तशरीफ लाए हैं। इन्होंने माशाल्लाह हम पूरे शहर में देख रहे हैं कि इन्होंने पूरे शहर में तमाम मुस्लिम लीगियों को इकट्ठा भी कर दिया है, और सब तैयारियां भी बड़े जोरों शोर से हैं। तो बाबा अलाउद्दीन साहब को एक तो हम मुल्तान के शहरी मुबारकबाद देते हैं कि मियां नवाज शरीफ के अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो बाबर अलाउद्दीन साहब ने क्या मुल्तान में देखा और मुल्तान की क्या तैयारियां हैं? जी, मुल्तान में बड़ी पॉजिटिव चीज़ें देखी हैं। मुल्तान वैसे अदरवाइज़ में पहले भी आता रहा हूँ, जानने वाले यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ज़ाहिर है इस दफ़ा जिस मकसद के लिए मकसद डिफरेंट है। तो मैंने यहाँ पर आके देखा कि जैसे पहले मैं बात कर रहा था, ऑलरेडी पार्टी का बड़ा स्ट्रॉन्ग वोट बैंक भी है, ऑर्गेनाइजेशन भी है, लोगों के अंदर जज्बा भी है, सिर्फ उनको यकजा करने की ज़रूरत है, उनको एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सीनियर लोग हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको मुझे तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये हुआ कि चीज़ें कोऑर्डिनेटेड हो गई,
तैयारियां बेहतर हो गई और वो आपको इंशाल्लाह डिफरेंट नज़र भी आएगा। परसों जब यहाँ से भी काफ़िले जाएंगे और वहाँ पर मीनार पाकिस्तान पे भी कि आगे की निस्बत इस दफ़ा तैयारियां भी, जाना भी, वहाँ पर पार्टिसिपेट करना भी, मुख्तलिफ विंग्स की आपस में कोऑर्डिनेशन भी पहले से आपको बहुत बेहतर नज़र आएगी, जो कि वेल विशर्स हैं, सपोर्टर, वोटर्स हैं। अच्छा सर, हमने बहुत सारे इस हवाले से भी देख रहे हैं कि बहुत सारे जो हमारे नून लीग को लीड कर रहे हैं इस टाइम पार्टी के, यहाँ पे सारे कारकुनान को इकट्ठा करके लेके वहाँ पर जाया जाए इस्तकबाल के लिए, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ऑफर की जा रही है, कभी कुछ कहा जा रहा है, कभी बाइक्स के हवाले से बात की जा रही है, कुछ इस तरह से। क्या कहेंगे इस बारे में? मेरा ख्याल है मैंने तो इस तरह की कुछ चीज़ नहीं देखी। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि पार्टी ने टारगेट्स रखे हुए हैं। ये नहीं है कि आप यहाँ से वो तब होता है जब आपके पास बंदे जाने वाले ना हो और पार्टी के जी अब लाखों हजारों लोग लेके आ जाएं, पूरे मुल्क से लोगों ने आना है। वहाँ पर उस स्टेडियम के बीच में एक लिमिटेड कैपेसिटी है उसकी, मीनार पाकिस्तान की। तो जितने लोग पार्टी ने हर MNA MPs को, पार्टी के अहदेदारान को, टिकट होल्डर्स को जो उन्होंने दिए हुए तादाद, वो तादाद ऑलरेडी इतनी है कि वो तो ले जाना मसला ही क्यों नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऑफर्स की ज़रूरत होती है। ऑफर्स की ज़रूरत इलेक्शन के दिनों में देखने की चीज़ें, खबरें मिलती हैं, या जब कोई लोकल बहुत बड़ा जलसा हो। अभी तो इस्तेमाल के लिए इतनी ऑफर्स की जा रही है। अच्छा, एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सालिम मोहम्मद चौधरी बात कर रहा हूँ, ब्रिगेडियर साहब से बात करना चाहूँगा। जी जी, बात करें प्लीज। ब्रिगेडियर साहब, आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को मुल्तान में एक दफ़ा एक्टिव कर दिया है। ये इसी तरह ही है कि एक शेर सो रहा था जिसे आपने जगा दिया है। तो क्या हम ये उम्मीद रखें कि आने वाले वक्तों में नवाज लीग मुल्तान से क्लीन स्वीप करेगी? क्लीन स्वीप तो खैर इलेक्शन में पता चलेगा, लेकिन जो इस वक्त जोशो वलवला लोगों में है और नवाज शरीफ साहब के आने से ज़ाहिर है मोटिवेशन बढ़ जाती है, मोरल वर्कर का बहुत बढ़ जाता है। पार्टी के कायद हैं, वो पार्टी के लीडर हैं, पार्टी उन्हीं के साथ मंसूब है। तो पहले की निस्बत डेफिनेटली इस बार इंशाल्लाह बहुत बेहतर परफॉर्मेंस पार्टी की भी होगी, लोगों का रिस्पांस भी पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे मैंने पहले कहा कि माजी में गुज़श्ता इलेक्शन को छोड़ के यहाँ से हमेशा PML ने स्वीप ही करती रही है। तो स्वीप का अगर करेगी इंशाल्लाह तो कोई अचंभे की या सरप्राइज नहीं होगा, बट डेफिनेटली मजीद मेहनत की, मजीद कोशिश की, मजीद कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की इलेक्शन कैंपेन में ज़रूरत है। इशू रिलेटेड पॉलिटिक्स होनी चाहिए और मुकामी सतह के जो इशू हैं उनको भी ज़रूर डिस्कस करके उनके मुतालिक भी प्लान ज़रूर देना चाहिए, ताकि आवाम को खाली बातें ना मिलें, उनको पता लगे कि इन इशूज़ को रिजॉल्व करने का लोकल लेवल पे और नेशनल लेवल पे प्लान क्या है। और इंशाल्लाह जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो डेफिनेटली मुस्तक़बिल करीब मुल्तान खुद भी तशरीफ़ लाएंगे, उससे फिर लोगों में मज़ीद जोशो बलबला आएगा और लोगों को ज़्यादा एक बेहतर तरीके से आगे डायरेक्शन, आगे गाइडलाइन, आगे उनको एक प्लान नजर आएगा। सही सर, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रहे और इसके साथ ही सर आपको भी शुक्रिया स्पोर्ट्स के हवाले से बात की। इसमें मजीद भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम जब मैच होगा तो उसके बाद आपको बुलाएंगे और इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी रियाज आसिफ साहब, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रेसिडेंट हेड मास्टर एसोसिएशन से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं प्रेशर में आपको। शुक्रिया। और इसके साथ ही जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं वो हैं जी समीना जफर, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर नायब सदर हैं जी, प्रिंसिपल एंड हेड मास्टर एसोसिएशन से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, जैसे कि नाज़रीन आपको पता है कि इस टाइम हमारे जहां इतने सारे मसाइल चल रहे हैं वहां पर तालीम के हवाले से भी हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और अब जबकि आपको पता है कि असातिज़ा जो है वो इस टाइम सड़कों पर निकल आए हैं, उनके एहतजाज भी है, लोग इस हवाले से जो है हम देखते हैं कि तालीम को जिस तरह हम चाहते हैं कि हमने आम करना है, लेकिन हम उतना ही देख रहे हैं कि तालीम के हवाले से बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। और ये जो नचकारी वाला मामला है स्कूलों का, इस हवाले से इनसे जानेंगे, इनसे बात करेंगे कि इस टाइम क्या इश्यूज हैं और ये क्यों किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको इस हवाले से कहेंगे कि जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा इस टाइम हॉट इशू भी है, असातिज़ा का अपना एक रोल भी होता है और हमने एक मुआशरे को बेहतरीन, मेरे ख्याल में असातिज़ा का उसमें बेहतरीन रोल होता है कि अपने मुआशरे में बेहतरी पैदा करने के लिए। सबसे पहले बात ये जितनी भी रियासत हैं, जितने में उन सब का बाकी मामला से कोई तल्लक नहीं होता, लेकिन दो चीज़ें उसकी बुनियादी जिम्मेदारी होती है वो प्रोवाइड करना, एक सिहत और एक तालीम। अब हमारी गवर्नमेंट ना सिहत पे आ रही है ना तालीम पे आ रही।
वो ये चाहती है कि ये हम जिम्मेदारी अपने गले से निकाल के फेंक दें। अब इतने बड़े जो इदारे हैं, आपने देखा है इतने आज 10 दिन से हमारा एहतजाज जारी है, वो किस चीज़ पे है कि हमारे इदारे निजकारी कर रहे हैं इदारों की, और हमारे तलबा परेशान है, असातिज़ा परेशान है। हमें इस बात की फिक्र है कि हमारा मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक तालीम आम नहीं होगी। बिल्कुल ऐसी है। हमारा लिटरेसी रेट अपने हमसाया ममालिक में सबसे कम है। हम बजाय इसके उसको बढ़ाएं, वो फिर उसको नीचे गिराने के लिए इसको प्राइवेटाइजेशन का अमल दे रहे हैं। ये बताएं, जैसे अब हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल हैं, वो 20 रुपए फीस लेते हैं। यूनिफॉर्म भी हमारे अक्सर असातिज़ा कराम अपने पल्ले से लेके देते हैं। किताबें हमें गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में मिल जाती थी। तो इस तरह वो बच्चे को एक इंसेंटिव मिलता था। गरीब लोगों को जाके हम मोटिवेट करते थे, वो बच्चे हमारे पास आ जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे थे, असातिज़ा कराम मिलके और गवर्नमेंट मिलके। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये एक तहिया कर रखा है कि वो नहीं चाहती कि भाई जो है ना ये तालीम आम हो। वो इन इदारों को किसी तीसरी कुव्वत के हाथों देना चाहती है। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या चाह रहे हैं, क्या मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं या पीछे धकेलना चाहते हैं। तो मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगा, मेहरबानी करें, इस कौम पर एहसान करें। अल्लाह पाक ने आपको इक़्तिदार दिया है और इन लोगों की दुआओं से दिया है। तो अल्लाह ताला ने आपको इतने बड़े इज्जत और ऑनर दी है, तो आप मेहरबानी करें मेरे इस मुल्क के बच्चों को तालीम के हक से महरूम ना करें, वरना ये बच्चे डाकू बनेंगे, ये बच्चे रहजनी करेंगे, दीगर मसाइल में चलेंगे। हमारे जो बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, हाँ जी, सियासी सूरत भी है, अभी हम लोग उस तरीके से स्टेबल भी नहीं है। जी। अच्छा, अभी आप क्या सोचते हैं असातिज़ा के क्या इश्यूज है, अब क्या डिमांड्स हैं आपकी? क्या असातिज़ा की इनके साथ साथ जो पहला इशू है वो निजकारी के, दूसरे बाद जो है ना गवर्नमेंट ने हमारे जितने भी सरकारी मुलाजमीन है, एक असातिज़ा नहीं उसमें सारे सरकारी मुलाजमीन, उनमें एक बेचैनी से पैदा कर दी। एक तो लीव एनकैशमेंट मिलती थी, वो हमें सालाना की बेस पे, मंथली बेस पे एक छुट्टी मिलती है 4 दिन, जिसको हम इकट्ठा करते करते जब रिटायर होते हैं तो वो उसको 365 दिन या 1 साल की हमें वो लीव एनकैशमेंट की शक्ल में पेमेंट मिल जाती थी। हम उसको बचा के रखते थे, अपनी छुट्टियां भी बचा के रखते, ताकि जो है ना हमें एंड पे बच्चों की शादियां करनी है और बहुत सारे मसाइल होते हैं, ठीक है ना। तो जब हम 1 जून 2023 को गवर्नमेंट ने वो भी हमारा लेटर विथड्रा कर लिया और नई उसमें इस्लाहात डाल दी। इसके साथ साथ वो पेंशन ग्रेजुएटी वो थी, उसमें भी इस्लाहात ला रहे हैं। अब उन्होंने ये कर दिया कि आपको जो पेंशन है वो मिलेगी आपको जो 36 महीनों की तनख्वाहों को जमा करके उसकी एवरेज निकाल के, उसमें हम बहुत सारा लॉस कर बैठेंगे। हमेशा ये एक रूल है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का या बाहर की दुनिया का ये रूल है, जो आप रनिंग पे ले रहे होते हैं उसी पे आपको जो है ना वो पेंशन और ग्रेजुएटी दी जाती है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट उससे जान छुड़ाने के लिए पीछे हटना चाहती है और नई इस्लाहात ला के असातिज़ा कराम को और तमाम सरकारी मुलाजमीन को बेचैन और बेकरार कर दी, जिस वजह से लोग आज सड़कों पर हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, लोगों को ये पता चल रहा है कि हमारा बुढ़ापा कैसे गुजरा है। ये पेंशन वो चीज़ है, अभी मैं सुबह एक क्लिप सुन रहा था कि एक बंदा जो है ना उसको अपने बच्चों ने इग्नोर कर दिया। वो अपने बच्चे के पास गया, बेटा मैंने अपनी और आपकी अम्मी की हमारी शादी है और हमने सालगिरह करनी है, तो वो अपने बेटी के पास गया कि मुझे 2000 रुपये चाहिए, तो उसने कहा जी मेरे पास नहीं है। अब वो किसी उधार मांगने गया और उसको इसी शर्त पे ले आके आया कि मेरी 2 तारीख के बाद जो है ना बेटा मेरी पेंशन आ जानी है, लेकिन आज का जो इवेंट है मैंने निभाना है, मैंने मेरे से और मैंने ये सालगिरह मनानी है। तो ये नहीं, पेंशन इतना सहूलत है, इतना जरिया है और लोगों में इंसेंटिव है कि अगर पेंशन न होती तो वो बंदा वैसे भी अपनी जिंदगी खत्म कर बैठते, क्योंकि आने वाले दौर में बच्चे जो है ना वो उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहे वालिदैन को। जब वालिद होता है, वालिदैन होते हैं, वो 10 बच्चों को सपोर्ट करते हैं। जब बुढ़ापा आ जाता है वो 10 बच्चे एक वालिद को वालदा को सपोर्ट नहीं करते। और पेंशन एक वह सहारा है जो उसको ये पता होता है कि मुझे पेंशन मिलनी है और मैंने अपने तमाम अखराजात मेंटेन करने। बिल्कुल ऐसे ही, ये बड़ी क्रूर रियलिटी है जिस पे आपने जैसे बात की। तो जाहिर सी बात है जब आप एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं आप, और टीचिंग वाला पेशा वैसे ही बड़ा मुकद्दस पेशा है, आप तालीम बांट भी रहे होते हैं, आप एक मुआशरे में निखार भी पैदा कर रहे होते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है अभी हम जो गवर्नमेंट के हवाले से देखें तो अगर वहां से जो फैसिलिटेशंस हमें मिल रही होती हैं अभी उसी पे ही खत्म कर दी जाएंगी, तो जाहिर सी बात है असातिज़ा के लिए या कोई भी इस तरह का जो गवर्नमेंट का मुलाजिम होगा उसके लिए बहुत सारी मुश्किलात होंगी। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगी जिस तरह प्राइवेट किया जा रहा है गवर्नमेंट स्कूलों को और लोगों के लिए मुश्किलात अब मजीद बढ़ जाएंगी? देखिए 25A का जो रूल है वो ये कहता है कि एजुकेशन फॉर ऑल, कि रियासत का ये फर्ज है कि अपने तमाम शहरियों को मुफ्त तालीम की सहूलियात मुहैया करे।
तो वो शहरी इसमें फिर हर तबके के लोग आ जाते हैं। हाँ। वो भी है, हमारी एलीट क्लास भी है जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हाँ, वो बड़े से बड़े स्कूल में 50,000 महीने के स्कूल में भी दाखिला करवा सकते हैं। लेकिन जब हम ऑल का लफ्ज यूज करते हैं तो उसमें हमारे वो डिप्राइव्ड तबका जो है वो मौजूद है जिनको तालीम की सहूलतें नहीं है। यानी एक तरफ तो हम ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं, सुबह 9 का कर रहे हैं कि जो बच्चे जॉब जो है नहीं कर, वो करते हैं, कहीं पर साइकिल कोई पंक्चर वाली दुकान पे है, कोई कहीं पर है उनको भी स्कूलों में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक तरफ जब पूरे के पूरे सिस्टम को जो हमने 75 साल में खड़ा किया है कि जब से पाकिस्तान की तख्लीक हुई है तब से लोगों ने अपनी जमीनें दी कि इदारे वहां पर बन जाएं, और बहुत से प्राइवेट इदारे थे उनको कौमियाया गया। यानी वो सारी स्ट्रगल जो कि पाकिस्तान की तख्लीक से लेके अब तक जारी थी, आप उसको एक ही सानिये में, एक ही लम्हे में उसको खत्म करने पे तुले हुए हैं। और बाकी तो सब एलीट क्लास तो पहले भी हमारे इदारों में नहीं पढ़ रही थी, वो पहले भी प्राइवेट स्कूलों में थी। तो ये जो गवर्नमेंट इदारे जो एक बहुत बड़ा सहारा थे हमारी अवाम के, खवास के नहीं, अशराफिया के नहीं, अवाम का जो बहुत बड़ा सहारा थे, उनसे उनका हक क्यों छीना जा रहा है? वो बच्चे कहाँ जाएंगे? अभी से देखिए, जैसे ही ये खबर फैली है कि इनको प्राइवेट किया जा रहा है, उनकी आंखों की नमी और उनके दिल की तकलीफ को महसूस की, हलचल मच गई है ना। बिल्कुल, कितने बच्चे एक बेचैनी है जी, ओवरऑल एक बेचैनी है, इस तरह है, असातिज़ा में भी है, हेड्स में भी है, कम्युनिटी में भी है, और बच्चों में बहुत ज्यादा है। इवन ऐसे बच्चे भी हैं, ऐसी बच्चियां हैं, वो कहती हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये होगा कि हम बेटियों को सबको घर में बिठा दिया जाएगा, कि जब जो कमाने वाला है फिर सिर्फ सारा फोकस उस पे होगा। तो वो कहते हैं कि हाँ, क्या हमारा हक नहीं है कि हम तालीम हासिल करें? यानी अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े थे हम, कि अब इस तरफ लोगों में शऊर और आगाही शुरू हो गई थी, लोगों ने बच्चियों को भेजना शुरू किया था, तो क्या अब हम फिर उनको पीछे देके चले जाएंगे हम? तो इस बात पे हम दुखी भी बहुत हैं, परेशान भी बहुत हैं, और इसके लिए ज़ाहिर है हम मुआशरे का सबसे पढ़ा लिखा तबका है, हम असातिज़ा हैं, हम इनके कौम को बनाने वाले हैं, कौम के मामार हैं, तो हम इस स्ट्रगल में इसलिए सबसे आगे हैं। अच्छा, जाहिर सी बात है अभी क्योंकि लोगों के लिए पहले ही बहुत सारी मुश्किलात हैं, मुआशी तौर पे जो है हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, महंगाई है, फिर बेरोजगारी है, कितने लोगों का रोजगार जो है वो पहले लगा हुआ था छूट गया, घर बैठ गए हैं, उनके बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे थे वो बच्चे घर में बैठ गए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, लोगों ने उनको अपने काम पे लगा दिया कि ठीक है कोई घर का सिस्टम चलता रहे। अच्छा, जाहिर बात है जब हम कहेंगे, अभी हमारे लिए इतना मुश्किल हो गया था कि घर का एक तालीम को जिस तरह यूनिवर्सिटी की फीसिस में इजाफा किया गया, एक दफा जो है कॉलेज की, अच्छा बहुत सारे हमारे जो कॉलेज थे उनको यूनिवर्सिटीज में तब्दील कर दिया गया, एक आम लोगों के लिए, बच्चों के लिए तालीम हासिल करना मुश्किल हो गया, कुछ लोग प्राइवेट। तो जाहिर सी बात है लोगों के लिए तो ये अब और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि अब हम गवर्नमेंट स्कूल में जो हमें सहूलत थी वो नहीं मिलेगी, तो हम प्राइवेट स्कूलों में ही हमें पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में फिर शायद जहां एक बच्चा पढ़ रहा था, 2 बच्चे पढ़ रहे थे, वहां तो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं पढ़ने जाएगा। जी, इसी बात की तरफ मैं अभी इशारा कर रही थी ना, कि हमारी ये बच्चियों ने ये बात की है कि यानी जो बातें हम सुनते थे कि हाँ भी बेटियों को जो है वो पीछे कर दिया जाता है तालीम में, और बेटों को आगे किया जाता है, क्योंकि ये समझा जाता है, ये तसव्वुर है कि बेटे ने घर चलाना है, ऐसे ही है। बेटी ने बच्चे पैदा करने हैं, तरबियत करनी है, और बेटों ने घर चलाना है। तो वो जो हम इस कॉन्सेप्ट से बाहर निकले थे, कुछ तरक्की के मनाजिल पे हमने चलना शुरू किया था, तो हम दोबारा उसी तरफ धकेल देंगे। और जो महंगाई की आप बात कर रहे हैं कि देखें, जो हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, अब हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमारे लिए सर्वाइवल बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, कैलकुलेशंस बड़ी मुश्किल होती जा रही हैं, मैनेज करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो ये बच्चे हैं, इनमें हर क्लास में हमारे असातिज़ा वो 20 रुपए फी भी अपनी जेब से दे रहे थे, यानी वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये वो बच्चे हैं जिनके पास 10 रुपए भी हफ्ते में एक दफा ऐसा होता है कि 10 रुपए लेके आते हैं पॉकेट मनी के तौर पे। ऐसे बच्चे होते हैं जो सुबह भूखे आते हैं, नाश्ता भी नहीं करके आते, रोजाना बच्चे बेहोश हो रहे होते हैं, और हम उनके लिए टीचर्स कुछ ना कुछ उनके लिए कर रहे होते हैं। और वो बच्चे हैं जिनके यूनिफॉर्म के लिए भी हम लोग अपनी जेब से कर रहे होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिफॉर्म की फैसिलिटी एज सच वैसे तो नहीं देती है जैसे कि बुक्स की फैसिलिटी होती है, तो वो भी हम सब कर रहे होते हैं। हम कहते हैं कि एक दस्ता आप ले लें, उसके ऊपर आप सारे सब्जेक्ट्स का काम करें, लेकिन आप इसके मुकाबले में प्राइवेट सेक्टर को देखें, फीस को उठा के देखें, बुक्स को उठा के देखें, यूनिफॉर्म को उठा के देखें, कोई मुकाबला नहीं है। हमारा गरीब, मैं तो कहती हूँ गरीब तो क्या, मिडिल क्लास भी अब अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे ही है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अब इन चीज़, ये जाहिर सी बात है असातिज़ा जो हैं वो सड़कों पर आ गए हैं, एहतजाज हो रहा है, और हमारे जो तालीमी इदारे हैं वो बंद हैं,
इससे तो बहुत एक बुरा असर भी पड़ेगा, जाहिर सी बात है। क्या कहेंगे इसके, किस तरह से हल किया जा सकता है? जो आपने सवाल किए, वाकई जितना बुरा असर के हवाले से जितना हम परेशान हैं, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, बच्चे भी डिस्टर्ब हैं, बच्चे डिस्टर्ब हैं, हमारा रिजल्ट डिस्टर्ब। देखें हमारा इस दफा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान बोर्ड में टॉप की है हमारे सरकारी स्कूल ने। हमारे जो पहली पोजीशन ली है वो भी गवर्नमेंट सेक्टर की है, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल किड़ी दाऊद खां, और उसके साथ साथ थर्ड पोजीशन ली है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल महल्ला डोगरा, और 9th क्लास में पहली पोजीशन मुल्तान बोर्ड में गवर्नमेंट हाई स्कूल सेंट्रल जेल। तो ये नहीं, हम इस हवाले से परेशान है कि हमने उसको तो मेंटेन रखना है और आगे निकलना है, अगले साल अगला रिजल्ट हमें इससे बेहतर करना है। लेकिन गवर्नमेंट इस हवाले से बिल्कुल काम नहीं कर रहे। पर हम जो है ना, आप सब मीडिया वाले को बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया कि आपने इसको हाईलाइट किया, और अब हर जगह ये बेचैनी पाई जा रही है। अब जो हुकाम बाल हैं वो भी परेशान है, भी ये मामला बहुत आगे निकल गया। तो हमारे कैदीन जो है ना वो माशाल्लाह वो राब्ते में हैं, हुकाम बाला से भी, जो हमारे अफीसरान हैं उनसे भी राब्ते में हैं, जो इक़्तिदार में बैठे हैं उनसे भी राब्ते में है कि मेहरबानी करें, इस बेचैनी को ख़त्म करें और ये लेटर विड्रा करें और इस बारे में क्लियर जवाब दें, क्लियरेंस दें कि ये इदारे प्राइवेट नहीं होने जा रहे, असाजा की मराद जो है ना वो ख़त्म नहीं की जा रही। तो इंशाअल्लाह हम तो फ़ौरन अपने इदारों में पहुंच जाएंगे। हमें अपने बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार है, क्योंकि वो अगर बच्चे हैं तो हम हैं, अगर बच्चे नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि तालीम, अभी जितना भी लोगों हम क्या कहते हैं कि जी तालीम बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हम लोग इदारे ही जब बंद कर देंगे, अच्छा अक्सर ऐसे होता है ना, जाहिर सी बात है जहाँ कहीं राइट्स की बात आए तो फौरन, जैसे डॉक्टर्स के हवाले से हम बात करें तो उनके उसके भी कोई राइट्स के हवाले से बात हो तो वो भी हॉस्पिटल्स बंद हो जाते हैं, और उसके बाद उससे हमारी तमाम चीजें जो हैं वो बड़ी डिस्टर्ब हो जाती हैं। अभी हुकूमत के साथ आपका जो सिलसिला चल रहा है, उनके साथ जो आपके कायदीन हैं वो राब्ते में हैं, उनकी क्या राय है, या वो अभी तक इसके ऊपर क्या जवाब दे चुके हैं? वो ये हमारे कैदीन जो है ना, बैकडोर जो राब्ते हैं वो चल रहे हैं, उन्होंने ये वाजे कर दिया है कि अगर आपने ये मामलात इसको क्लियरेंस ना दी कि इदारे प्राइवेट नहीं कर रहे तो ठीक है, अदरवाइज फिर ये बच्चों के वालिदैन रोड पे आ जाएंगे। बच्चों के वालिदैन जब रोड पे आ जाएंगे फिर कौम को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक वो इतने परेशान है वालिदैन कि हमारे साथ ज़ाहिर बात है जब हमारे पास आते तो हम उनको बताते हैं कि ये होने वाला है, ये आपका बच्चा अगर गवर्नमेंट सेक्टर से ये स्कूल निकल गया तो क्या आप 2000 फीस पे दे सकेंगे? 2000 फीस जब वो तो कह आज का जिस तरह दौर है, आपके लिए एक वक्त की रोटी खाना इस टाइम बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ है, लोगों के लिए बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं। इसमें मजीद भी बात करते हैं। नाज़रीन चलते हैं पहले अपने सेगमेंट की तरफ। आज के शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों फलों के क्या रेट्स हैं। जी, बात की जाए मुल्तान शहर में आज के ताज़ा भाव की, तो दीगर मार्केट्स की तरह सब्जियों और फलों की कीमतों में कुछ कमी देखी जा रही है, जबकि उसके साथ जो अंडा है उसकी कीमत में इजाफा हुआ है और जो चिकन है उसकी कीमतों में तो उतार चढ़ाव रहता ही है। आज की ताज़ा भाव की बात करें तो सब्जियों में अदरक की कीमत में हैरान कुन हद तक कमी देखी गई है। अदरक जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने से पहले 1600 थी, उसके बाद दूसरे रोज़ कम होने के बाद 1200 हुई, तो आज अदरक की जो मार्केट की कीमत है वो 800 है। मंडी में जो है अदरक वो 600 रुपये फी किलो तक भी फ़रोख्त होने लगी है। सरकारी कीमत अदरक की 750 मुकर्रर की गई है। इसके साथ लहसुन सरकारी कीमत में 430 मुकर्रर किया गया है, जबकि लहसुन की मार्केट की कीमत 550 से 600 रुपये फी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। लहसुन जो है वो चाइना से जो है मंगवाया जाता है, उसकी कीमत में अभी थोड़ा इजाफा है। इसके साथ अगर मटर की बात करें, मटर अभी भी 400 रुपये फी किलो पर फ़रोख्त हो रहा है। और उसके साथ दीगर सब्जियों की बात करें, मौसमी सब्जियों में गाजर जो है वो 160 में, गोभी 120 में, और उसके बाद जो सब्ज़ मिसाला जात की सब्जियां हैं जिसमें हरी मिर्च 160 में, जबकि हरी मिर्च की सरकारी कीमत 108 रुपये है। इसके साथ आलू, प्याज, टमाटर ये 120 रुपये फी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। अगर इनकी सरकारी कीमत को देखा जाए तो आलू की सरकारी कीमत जो है वो कम से कम 60 से लेकर 80 तक है। टमाटर की सरकारी कीमत जो है वो 92 रुपये है। इसके साथ प्याज की सरकारी कीमत भी 70 से 80 रुपये के दरमियान मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 20 से 30 हमेशा की तरह ज़्यादा ही रेट जो हैं वो लगाए होते हैं। उसके साथ बात करें अगर फलों की, फलों में सुंदर खानी अंगूर मार्केट का उसका रेट जो है वो 400 रुपये फी किलो है। क्वालिटी के हिसाब से 50-100 ऊपर नीचे भी होता रहता है, जबकि सेब जो है वो
250 से 320 रुपये फ़ी किलो में मिल रहा है। केले जो हैं वो कम से कम 120 और ज़्यादा से ज़्यादा 160 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से मिल रहे हैं। जापानी फल भी मार्केट में 120 से 140 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। नाशपाती 500 में, खुश्क खजूर 600 रुपये फ़ी किलो में। इसके साथ चिकन की बात करें तो आज फ़ी किलो कीमत जो है वो चिकन की 478 रुपये मुकर्रर की गई है। इसके साथ अगर अंडे की कीमत की बात करें, मौसम ठंडा हो रहा है, सर्दियों की आमद है, अंडे का इस्तेमाल बढ़ता है, कीमत में भी इजाफा देखने को मिला है। गुज़िश्ता हफ्ते जो है अंडा वो 278-280 तक मुकर्रर किया गया था, लेकिन आज अंडे की सरकारी कीमत जो है वो फ़ी दर्जन 308 रुपये तक पहुँच गई है। 25 रुपये में अंडा जो है वो दुकानदार को पड़ रहा है। तो ये अंडा जो है अब फ़ी अंडा अगर लेने जाएँ मार्केट से तो ये 30 रुपये तक भी फ़रोख्त होगा, जबकि देसी अंडे जो हैं वो 35 से 40 रुपये में भी फ़रोख्त होंगे। तो महंगाई की लहर कहीं ना कहीं बरकरार भी है और कहीं ना कहीं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने से, किराए कम होने से रिलीफ भी मिला। लेकिन शहरी अभी उम्मीद कर रहे हैं कि हमें मज़ीद सब्जियों और फलों की कीमतों में रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में काफ़ी बड़ी कमी देखने को मिली है। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए ज़्यादा हैं, इसलिए अभी सब्जियों और फलों की कीमतों में कोई ख़ास कमी नहीं देखी जा रही। आगे जो मौसमी सब्जियाँ हैं, मकामी सब्जियाँ हैं, जब ये मकामी इलाकों से पहुँचेंगी तो फिर हो सकता है सब्जियों की कीमतों में कमी देखी जाए, क्योंकि किराएजात जो हैं वो सिमट कर रह जाएंगे, अखराजात कम हो जाएंगे, तो सब्जियाँ और फल कुछ सस्ते दामों में मिल सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका। अच्छा, जिस तरह अभी असातिज़ा जो है एहतजाज कर रहे हैं, ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा? उसकी वजह से जाहिर सी बात है तालीमी सिलसिला तो रुका रहेगा। ये एहतजाज का तो हमने पहले भी कह रखा है कि हमारा एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होते, जब तक गवर्नमेंट आके इसके बारे में बात नहीं करती। जब वो गवर्नमेंट बात करेगी, हमें मुतमैन कर देगी, तो हमारा हड़ताल और एहतजाज उसी दिन ही खत्म हो जाएगा। और तब तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे? तब तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। अच्छा, आपकी क्या राय है इस बारे में? तालीमी इदारे मेरे ख्याल में बंद नहीं होने चाहिए। देखिए, तालीम का अमल तो जाहिर है कि जारी रहना चाहिए। हाँ, लेकिन जब आप कोई भी महकमा हो, जब कोई इंतहाई कदम उठाया जाता है तो इसका मतलब यही होता है कि ज्यादती भी इंतहाई हुई है। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसका फिर हल यही होता है कि जब आप टेबल पे भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन सबसे आसान यही था ना, ये बच्चे हमारे बच्चे तो हैं, तो क्या रियासत के बच्चे नहीं है? रियासत तो सबके लिए माँ जैसी होती है, तो क्या इन बच्चों की माँ नहीं है? तो क्या उनको नहीं चाहिए कि आके हमसे बात करें? जबकि हुकूमत का तो कुछ इस तरह का रवैया है कि जैसे उन्होंने ये सोच लिया है कि हमने बातचीत की तरफ नहीं आना है। तो बातचीत के बगैर तो मसले हल नहीं हो सकते। हमारी सुनी जाए, हमारे मुतालबात को सुना जाए और देखा जाए कि क्या हम गलत हैं अपने मुतालबात में, उनको हल करने की कोशिश की जाए। अच्छा, जिस तरह अभी हम बच्चों के हवाले से भी बात करेंगे, बच्चों का क्या रद्द अमल देख रहे हैं कि तालीमी इदारे बंद हो रहे हैं, तो बच्चों का क्या रद्द अमल सामने आ रहा है? अच्छा, जैसे मेरा अब बच्चियों का इदारा है, तो वहाँ पर माएँ मेरे पास बहुत आती हैं। बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जो खुद बच्चों को छोड़ने के लिए भी आती हैं, उनको लेने के लिए भी आती हैं। तो उन सब में बहुत बेचैनी है और मुझसे आके पूछती हैं, स्कूल प्राइवेट हो जाएंगे तो हम तो नहीं पढ़ा सकेंगे। इवन बच्चे जो है रोना शुरू कर देते हैं कि क्या होगा, हम घर बैठ जाएंगे। उनको अभी से ये लग रहा है कि हमारी तो तालीम यहीं रह जाएगी, कि जिन घरों में वही वाली बात है कि एक वक्त का खाना नहीं मुयस्सर, पता नहीं है कि शाम को कुछ खाने को होगा। और आप देख लें, आप सर्वे करके देख लें पूरे पंजाब के स्कूलों का, जो गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं वो इंतहाई गुर्बत की लकीर से भी नीचे वाले होते हैं। ये बच्चे उन फैमिली से आते हैं जिनके पास, जो ज्यादातर आप जो मेरे स्कूल में जैसे हैं वो छाबड़ी वाले हैं, खानचा फरोश हैं, रेड़ी चलाने वाले हैं। बच्चियां वो हैं जो घरों में बैठ के चूड़ियों पर काम जो में होती है वो करती हैं, और घरों में वो उनकी मदर्स जो है वो मेड का काम कर रही होती हैं। तो मुझे बताएं कि ऐसे लोगों के लिए तो अपना खाना करना भी बड़ा मुश्किल है, तो वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? तो वो बहुत परेशान है। लोग आ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं, हमसे सवाल कर रहे हैं, तो हम उन्हें कह रहे हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं। पेरेंट्स तो टीचर्स के पास ही आएंगे ना, तालीमी इदारों में आएंगे। इस पे मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही एट 10 में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जाहिर सी बात है असातिज़ा के मसाइल तो इस टाइम बहुत ज़्यादा हैं। आप पेंशन की जिस तरह बात कर रहे हैं, तो उसमें कितने फीसद कटौती का इन्होंने ऐलान किया है? पेंशन का जो एक तो पहले हमारे फ़र्ज करो मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मेरे खुदा न खास्ता इन सर्विस डेथ हो जाती है, आफ्टर डेथ उसकी मेरी बेवा को जो है ना ताहाल वो पेंशन मिलती रहती थी, जब ताहयात है, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट उसमें ये इस्लाहत लाना चाहती है कि बेवा को सिर्फ 10 साल दी जाए। सिर्फ 10 साल? सिर्फ 10 साल। अब देखें ना, मेरे बेवा जो होगी वो बच्चे उसको कल सपोर्ट करे ना करें,
ठीक है ना, वो उसमें एक बेकरारी, बेचैनी, और यहाँ पे वही सूरत हाल बन जाएगी। फिर हम जो है ना ओल्ड होम तैयार करेंगे, वहाँ लोगों को डालेंगे। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुल्क में ऐसी सूरत हाल नहीं है, लेकिन ये वो सिस्टम बना रहे हैं इस तरह। इसी तरह जो है ना ग्रेजुएटी जो है, पहले हम पेंशन का 35% लेते थे ग्रेजुएटी की शक्ल में, जो हमें लमसम पैसे मिलते थे। हम बच्चों की शादी करना होती जाए, जो 2-2.5 मरले का मकान बना लेते थे। अब गवर्नमेंट उसको कम करके 25% पे लाना चाह रही है। सही। अच्छा, इसी तरह जो था रनमेंट पे हमारी ग्रेजुएटी और पेंशन बनती थी, गवर्नमेंट आज से जो 36 पुराने आज से 3 साल पहले की जो तनख्वाह लेके उसको जमा तफरीक करके उसकी औसत निकाल के वो हमें जो है ना अब वो पेंशन और ग्रेजुएटी की शक्ल में देगी, जो बहुत सारा ज्यादती और नुकसान है। और गवर्नमेंट के कहीं भी रूल में ये बात नहीं है। हमेशा जब भी आपको कोई भी मराद दी जाती हैं, पेंशन बेनिफिट दिए जाते हैं, जो आप रनिंग पे ले रहे होते हैं, जो उस वक्त की ले रहे होते हैं, उस पे आपको सारा कुछ मिल रहा होता है। ठीक है। अच्छा, क्योंकि पेंशन में तो बहुत ज्यादा अच्छा, कुछ इसके हक में, कुछ इसके खिलाफ, क्योंकि जाहिर सी बात है हर किसी की अपनी राय। अच्छा, अभी वाकई जो एक पेंशन ले रहे हैं, अगर एक इदारे से अगर वो रिटायर्ड हुए हैं और इतने अरसे बाद उनको दोबारा जॉब नहीं करते, अभी तो जो डबल ट्रिपल पेंशन ले रहे होते हैं, ये तो उनके ऊपर इस तरह की मेरे ख्याल में इस्लाहात लाने की जरूरत थी। जो एक ही पेंशन ले रहे हैं उसके ऊपर इतना बर्डन या उसके खिलाफ जाने की जरूरत क्या थी? मेरे ख्याल में सिविल मुलाजमीन जितने भी हैं वो एक ही पेंशन ले रहे हैं, उनको कभी डबल पेंशन मिली नहीं। सिविल मुलाजमीन उनको एक ही पेंशन मिल रही है और वो एक ही पे गुजारा कर रहे हैं। तो इस हवाले से हम इस हक में, अगर वो डबल ट्रिपल पेंशन कोई ले रहा है, और देखे ना जितने भी सिविल मुलाजमीन है उसको तो 60 साल के बाद घर भेज दिया जाता है। लेकिन ये तो हाई लेवल के मुलाजमीन है जो 60 साल करने के बाद फिर डेपुटेशन पे आ जाते हैं, फिर उन्हें नया कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। आप देखें ना हमारा जितना पीपीएससी है, एफपीपीएस, फेडरल सर्विस पब्लिक सर्विस में, वहां पे सारे रिटायर लोग बैठे हैं। वहां पे क्यों उनको घरों को भेजें? बाकी लोग जो नए लोग हैं उनको टाइम दें, उनको बेनिफिट मिले, नए लोगों को चांसेस मिलना चाहिए। तो वो जो है ना उनको बेनिफिट में, वहां पे ये बोलेंगे भी नहीं, ये वहां बोलेंगे जो कमजोर लोग होंगे, जो मुल्क के वफादार होंगे। आप देखें, मेरे किसी टीचर के हवाले से, मेरे किसी मुलाजिम के हवाले से आज तक मेरा गवर्नमेंट से ये सवाल है, मुझे बता दें कि मेरा क्लास 4 का जो मुलाजिम है वो अपने साइकिल पे आता है, अपने मोटरसाइकिल पे आता है, उसकी तनख्वाह 30,000 है, उसने कभी किसी से पेट्रोल नहीं मांगा, गवर्नमेंट ने कभी उसको पेट्रोल की सहूलत नहीं दी, उसने बिजली का बिल खुद पे करना है, सुई गैस का बिल खुद पे करना है, वासा का बिल पे करना है, उसी 30 से 35,000 में। तो क्या IMF का जो कर्जा लिया वो मेरे मुलाजिम ने तो नहीं लिया? मेरे मुलाजिम की वजह से ये मुल्क कर्जदार नहीं हुआ। मेरा कोई टीचर है वो अपने पल्ले से जो उसको गवर्नमेंट ने फिक्स दिया है, पे दिया, उसी में से अखराजात कर रहा है। ये बाकी लोग हैं जो 16-16 लाख तनख्वाह, 20-20 तनख्वाह ले रहे हैं और उनको बड़ी बड़ी गाड़ियां दे रखी हैं, और उसके साथ साथ उनको ये ट्रैवलिंग, उनको 4-4, 500 लीटर पेट्रोल भी दे रहे हैं, उसके सुई गैस का, बिजली का बिल सारा दे रहे हैं। साथ उसमें जो गार्ड चल रहे हैं, जो सिक्योरिटी दे रखी है उनको, वो भी हम पे बोझ है। तो उनमें इस्लाहत लाएं। हम नहीं उससे गवर्नमेंट से इस हवाले से उनके साथ हैं, लेकिन मेहरबानी खुदारा वो इन चीजों में इस्लाहत लाएं। वो भी पाकिस्तानी शहरी है। अगर मेरा एक क्लास 4 का मुलाजिम, छोटा मुलाजिम, अगर सेब खरीदने जाता है तो उसको भी उसी रेट में मिलता है, और जो 22वें ग्रेड वाला है उसको भी। महंगाई तो फिर सबके लिए है ना, अभी वो किसी खास उसके लिए तो है नहीं, अच्छा जी उनके लिए। अच्छा हाँ, आजकल जिस तरह हम देखते हैं कि चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो लोगों ने अभी वही बात होगी कि जो एक डिफरेंट एरिया उन्होंने सिलेक्ट किया हुआ है, अच्छा यहाँ पर किस तरह के लोग रहते हैं, उसी के मुताबिक आप रेट्स जो है वो उन्होंने हाई किए हुए हैं। अच्छा प्राइवेट स्कूलों का भी ये है, जहां उन्होंने थोड़ा सा बड़ा स्कूल बना दिया है, अगर वही सेम ब्रांच अगर कहीं और है और वो थोड़े से कम एरिया में है, तो वहां फीसिस में कंसेशन हाँ बिल्कुल। और अगर आपका जो एक बड़ा स्कूल बना दिया गया है, तो वहां पर आपको उसी के मुताबिक जो है वो आपकी फीसिस भी आपकी तय की जाती हैं, आपको जो है फैसिलिटीज भी दी जाती हैं। अच्छा, फिर प्राइवेट स्कूलों के तो चोंचले ही और है ना। हमने आज तक यही बात की कि जिस तरह हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में तालीमी मयार जिस तरह पहले था, लोग अपने बड़ों से भी हमने सुना कि लोग तरसते थे कि हमें गवर्नमेंट स्कूल में जो है या कॉलेज में जो है वो हमें दाखला मिल जाए। ये बहुत बड़ी बात समझी जाती थी कि जी अच्छा मैं फलां कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ। तो वहाँ जो तालीमी मयार था या लोग असातिज़ा का एक बिहेवियर और तमाम चीज़ें फैसिलिटीज़ के हवाले से देखा जाए तो लोग प्राइवेट स्कूलों को इतना नहीं अप्रिशिएट करते थे। अभी हम लोग देखते हैं लोग जो है वो उनका रुझान जो है बस उन्हें एक खास तबके के लिए गवर्नमेंट स्कूलों को साथ में जो है वो महदूद कर दिया गया। एक्टिविटी ग्राउंड्स बच्चों के हवाले से, फिजिकल एक्टिविटीज, गवर्नमेंट की सहूलतें तो हैं, हम इसे डिनाई तो नहीं कर सकते। अच्छा, तालीमी मयार के हवाले से आप क्या बात करेंगी?
जी अगर हम, जैसे आपने कहा कि अगर हम मुआवजा करते हैं कि जो हमारे असातिज़ा थे जिनसे हमने पढ़ा है, तो उन्होंने तो बहुत ही मुश्किल हालात में हमें पढ़ाया है। इवन दरख्तों के साए में पढ़ाया है, टाटों पे पढ़ाया है, लेकिन जो वहां से निकली है जनरेशन, वो कमाल के लोग थे। उन्होंने बहुत वो आगे गए हैं, और आज जो इक़्तिदार में भी हैं, बहुत से लोग उनमें से भी होंगे। मैं आज भी यही कहती हूँ कि हमारे जो हुक्मरान है वो भी गवर्नमेंट स्कूलों से वहां से पढ़ के वहां पर गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब जो है वो बिल्कुल तालीम की तरफ रुझान नहीं है, बल्कि अब तो दुनिया और जदीद हो गई है, सहूलियात और ज्यादा हो गई हैं, और गवर्नमेंट स्कूल आप देखें कभी भी पीछे नहीं है। हम सब कुछ वही कर रहे हैं जो कि बल्कि उनसे बहुत आगे हैं। जैसे वहां पर जो उनके वो तो जो टीचर की कैपेसिटी पे कर लेंगे कॉम्प्रोमाइज, हम नहीं करते हैं। हमारा तो इतना ज्यादा मेरिट होता है कि बहुत लकी वन होते हैं, क्रीम होती है जो हमारे महकमे में आती है। तो मुझे बताए उनका या प्राइवेट सेक्टर का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ये बजाय इसके कि अब हमारी देखें बिल्डिंग्स देख लें, हमारी लैब्स देख लें, फुली फर्निश फुली इक्विप्ड लैब्स हैं, हमारी साइंस लैब्स हैं, आईटी लैब्स हैं, हमारे ग्राउंड्स देखें। अब जो देखें जिन इदारों में जहां पर बच्चों की फिजिकल ग्रोथ ही ना हो, फिजिकल एक्टिविटी ना हो, और सिर्फ आप देखें वहां पर कोई हमारे यहाँ बज़्म अदब होता है, उनके जहनी नशोनुमा के लिए ये चीजें वो अहम है। फिर हमारे खेलों के मुकाबले होते हैं, आप देखें स्कूल ओलंपिक्स हो रहे हैं। यानी तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ था। अब 3rd सीजन है हमारा कि हमारे पूरे जो है वो साउथ पंजाब के बच्चे मुख्तलिफ खेलों में मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। तो क्या ये मुल्क की तामीर में हिस्सा अदा नहीं कर रहे हैं? तो मुझे इसके मुकाबले में कोई प्राइवेट स्कूल के एग्जाम्पल दिखा दें कि जहां उनके बच्चे आगे बढ़े हों और आगे गए हों। तो हम तो हर लिहाज से सिर्फ एक इमेज जो है, जब प्राइवेट सेक्टर ने ग्रो करना शुरू किया, उन्होंने इसको एज अ कारोबार लिया है। उन्होंने इसको कारोबार बनाया है। जब कारोबार के देखें, हम लोग तो कारोबारी नहीं थे, तो हमें तो वो बिजनेस और वो पब्लिसिटी शायद ना आई, लेकिन जो पब्लिक वो जो प्राइवेट सेक्टर था उन्होंने बहुत पब्लिसिटी की। उन्होंने लश पच से ये टीप टॉप से बड़ा वो बच्चों को यूनिफॉर्म बड़े अच्छे से बना दिए, माहौल बड़ा अच्छा कर दिया। तो हालांकि देखा जाए तो इन डेप्थ अगर आप देखें तो जो हमारे इदारों की क्वालिटी है वो कम नहीं हुई, और अगर कम होती तो जो जैसे पहले सर ने कहा है, क्वालिटी कम होती तो कभी हमारा बच्चा सबसे आगे ना होता। यानी वहां पर जहां पर बच्चे के पास पढ़ने के लिए किताबें भी नहीं है, इवन वो बुक्स भी हम बच्चों को लेके दे रहे हैं। कोई एकेडमियों नहीं पढ़ते हैं, कोई कहीं नहीं पढ़ते हैं ट्यूशन, हम लोग उन्हें पढ़ा रहे हैं। अलग से भी उनको अगर जाती कोचिंग चाहिए होती है तो हम वो भी गाइडेंस उनको दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद देखें हमारा बच्चा, गरीब का बच्चा जो है वो टॉप कर रहा है। तो ये क्वालिटी कम होने की निशानी है या आला क्वालिटी की निशानी है? अच्छा, ये कितनी ये बहुत बड़ी सहूलत है कि वाकई जो बच्चियां तालीम जो है जिनके लिए बहुत मुश्किल है कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके या इतनी तालीम के लिए, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे के लिए बड़ा इशू था, वो अब सहूलत खत्म हो जाएगी। तो पेरेंट्स तो बहुत ज्यादा एक तो पहले ही बहुत ज्यादा परेशान है, वो मजीद एक परेशानी बढ़ जाएगी। आप क्या समझती हैं कि अगर इनको बिल्कुल अगर इस पे कोई रद्द-ए-अमल इस तरह का आ जाता है कि जी वो निजकारी की तरफ आ जाते हैं और इस पे, तो फिर क्या असरात मुरत्तब होंगे? नहीं, मेरे ख्याल में अगर ये निजकारी की तरफ आते हैं तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर होगा इस मुल्क के लिए। ये समझें कि गरीब जो है ना वो तालीम के शोबे से निकल जाएगा, और इस वक्त ये नहीं होगा। ये जो इस वक्त हम इस मरने पे सिर्फ हम असातिज़ा जो है वो इस स्ट्रगल में शामिल है। मैं इसको प्रोटेस्ट नहीं कहूंगी, स्ट्रगल कहूंगी कि हम अपने हक के लिए ना सिर्फ आवाज उठा रहे हैं बल्कि गरीबों के इस्तेहसाल के लिए भी आवाज उठा रहे हैं कि उनको भी जीने का भी हक है और तालीम हासिल करने का भी हक है। तो उनको उनके हक से महरूम ना किया जाए। हम उन बच्चियों के साथ खड़े हैं जो हमारे साथ साल हर साल से पढ़ रही हैं। बच्चे हमारे पास आते हैं और छोटे छोटे बच्चे आते हैं और मैट्रिक करके यहाँ से जाते हैं। उनके साथ जैसे माँ का रिश्ता होता है वैसे ही हमारा उनके साथ रिश्ता है। तो अगर ये कैंपेन जो है, ये अगर प्रोटेस्ट के है, अगर ये एहतजाज वालिदैन तक पहुंचा तो फिर मेरे ख्याल में इससे बड़ा नुकसान होगा। जी सर, आप क्या कहेंगे इस बारे में? इस हवाले से एक तो मैं जो बात कर रहे थे हमारे सरकारी इदारों की साबका या मौजूदा पोजीशन की बात कर रहे थे, तो मैं आपको ये बताऊं जो आजकल हमारे वजीर खारजा हैं तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, ये पैलेट स्कूल के स्टूडेंट हैं। ये हमारे मुल्तान पैलेट स्कूल के स्टूडेंट हैं। इसी तरह हमारा मुस्लिम स्कूल है, उसने भी इसी तरह ऐसे बच्चे पैदा किए। मुस्लिम स्कूल का आज तक बेहतरीन मिसाल हम जब भी हमने बात की तो बच्चों की बात करे जाएंगे एजुकेशन, तो हमेशा बताते हैं मुस्लिम आपको स्कूल में बच्चों को एडमिशन करवाना चाहिए कि आपको वहां पे तालीम। हाँ जी, इसी तरह हमारे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट के बच्चे अब भी पढ़ रहे हैं। अच्छा, बात यह है कि गवर्नमेंट ने एक प्लान किया है कि हमने इसको कैसे लोगों में इसको यानी इसकी पोजीशन खराब करनी है गवर्नमेंट सेक्टर की। उसके लिए क्या किया इन्होंने? उसके लिए ये किया
एक तो हमारे इदारे खाली कर दिए। अब आप देखें जो मुस्लिम बॉयज स्कूल है या पैलेट स्कूल है, इस तरह हमारे बहुत बड़े बड़े इदारे हैं, वहाँ पे साल एक साल 2 साल जो है ना वो प्रिंसिपल ही नहीं आता, वहाँ पे हेड टीचर नहीं होता जो उसको लीड करे। इसी तरह हमारे पूरे पंजाब में जितने इदारे हैं वहाँ पे आज भी जाके देख लें, लोगों के बड़े बड़े इदारे हैं। जिस तरह अगले दिन वज़ीर आला साहब खुद विजिट किया पैलेट सेकेंडरी स्कूल, और उसमें पोजीशन यही थी कि 1600 तादाद है उस स्कूल की, और 60 पोस्टें सैंक्शन है, और जिसमें 35 टीचर वहाँ काम करें, जिसमें से 15 के 20 लोग इलेक्शन के काम है। ये खुद वज़ीर आला साहब ने खुद विजिट किया और उनकी आंखों देखा हाल है ये। तो यही हाल है कि इस दफ़ा इस साल की मैं बात बताऊं कि हमारे साथ क्या हुआ, फरवरी में मरदमशुमारी शुरू कर दी। अच्छा, इस पर मजीद हम बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, बात हो रही थी हमारी असासा के मरदमशुमारी के हवाले से। हाँ, अब इन्होंने क्या किया, हमारा फरवरी में स्टार्ट मरदमशुमारी करे। हालांकि मैंने उस पर भी कहा, मैंने कहा प्लीज जो है ना, मैंने अपने अखबारात में भी गवर्नमेंट को ये बावर कराने की कोशिश की कि ये हमारा तलीमी सेशन है और उसके साथ हमने मार्च में इम्तिहान लेने बच्चों से, तो वो इम्तिहान कौन लेगा बच्चों से, फिर उसके बाद रिजल्ट तैयार करने, उसके बाद 1 अप्रैल से हमने नया सेशन शुरू करना है। वो जब बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, बच्चे हमारे भाग जाएंगे, ये प्राइवेट सेक्टर के पास चले जाएंगे। किसी ने कोई बात नहीं सुनी, और वही हुआ कि फरवरी से लेकर मई तक हमारा वही सिस्टम रहा कि हमारा ना हमने बच्चों का एडमिशन कर सके, क्योंकि मेरा एक स्कूल है तो वहां पे अगर 20 टीचर तो 20 में से 12-13 तो वो मरदमशुमारी पे गए हुए हैं, और इतना उन्होंने जबरदस्ती जो है ना हमें कलवा के और उसको रिलीव करवा के बजाय, अगर आपने नहीं किया, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो नेशनल काज था, मैं भी उसमें रुकावट नहीं बन सकता था, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यही थी कि आप इसको डिले कर लें, गर्मी की छुट्टियों में कर लें, ताकि उस वक्त टीचर फारिग होगा। तो वही हुआ कि हमारा वो रिजल्ट जैसा कैसा बना, उसके बाद हमने एक एनरोलमेंट के लिए मुहिम चलानी थी, वो नाकाम रही। अब वो हमारा सारा बच्चा प्राइवेट के पास है। अच्छा, इसी तरह जब हमारा फिर आगे सेशन शुरू हुआ, सितंबर में स्कूल खुले तो इलेक्शन कमीशन की ट्रेनिंग शुरू हो गई, वो भी नेशनल काज है। अब मेरा टीचर स्कूल में आए तो बच्चों को संभाले, यानी हमें ऐसे कामों में गवर्नमेंट की तरफ से उलझा दिया जाए, वो नेशनल काज होते हैं, वहां हम कुछ कर भी नहीं सकते, और हमारा इदारा जो है ना वो फिर जब टीचर हमारा वापस आता है, वो बेचारा दिन रात मेहनत करता है। हमारा जो बच्चा होगा कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ेगा, हमारा बच्चा वो 5 घंटे 6 घंटे जो स्कूल में आएगा उसी में आके उसने काम करना है, और उसके बाद जब वो घर जाएगा, घर जो उसने पढ़ाई नहीं करनी, उसने अपने माँ बाप का हाथ बटाना है। जबकि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है वहां पे उसके वालिदैन भी उसके साथ खड़े हैं और उसको देख भी रहे हैं, और उसके साथ जब वो बच्चा घर जाएगा, उस्ताद ट्यूटर जो है ना उसके घर आ जाएगा और उसको ट्यूशन पढ़ाएगा। अब वो जब बच्चे का रिजल्ट आता है, अगर अच्छा रिजल्ट आ गया तो जो प्राइवेट इदारे वो अपना नाम ले लेते हैं, हालांकि उसके पीछे उसके वालिदैन का हाथ होता है। जो प्राइवेट सेक्टर, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, वहां से सारा हाथ उसके पीछे उस्ताद का होता है। तो ये हमारे रिजल्ट हैं और ये हमारी कारकर्दगी है। अगर हमें गवर्नमेंट ये हमारे हाथ ना बांधे, हमें काम करने दे, जैसी पॉलिसी है, अब ट्रेनिंग शुरू कर देंगे, ट्रेनिंग में 10-10 उस्ताद चले जाएंगे, कोई भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग आ जाएगी, जिस वजह से वो बच्चे पूरी क्लास जो है ना नजरअंदाज होगी। हमने डेंगी एक्टिविटी पे लगाया हुआ है। अब देखें जो उस्ताद है उसको डेली बेस पे डेंगी एक्टिविटी करे, रात तक जब तक वो नहीं होगी, न हेड सो सकता है, न उस्ताद सो सकता है। अच्छा, ये तो मेरे ख्याल में डबल ट्रिपल आपके ऊपर बर्डन हो गया ना। उसके अलावा पोलियो के पढ़ाना भी है और आपने ये दीगर एक्टिविटीज में भी आपको हम जो है ना जितनी भी आप देखें जी, ये महकमा खुराक है जी, आप देख लें, इस दफा देख लेना, महकमा खुराक वाले पूरे 11 महीने सोएंगे। अब जो ही शुरू होगा क्रॉप का सीजन, कटाई शुरू हो जाएगी, हमारे महकमा तलीम से लोग ले लेंगे जी, आए जी हमारे साथ काम करवाएं। वो पूरा 11 महीने उन्होंने नींद की है, कोई काम नहीं उनके पास, लेकिन जो कटाई का सीजन शुरू होगा हमारे से अमला मांगेंगे, जी आप हमें अमला दें, हमने ये गंदम के स्टॉक करना है। ये देखिए उस्तादों का क्या काम है इस किस्म का, उस्तादों को पढ़ाने दें। पहले हमें ये लगा दिया कि डोर टू डोर जाए जी, बच्चों को निकाल के लाएं। अब जब हम जाते हैं, यानी हमारा डेली पे हमारा टीचर जो है, अगर उसके पास 30 की क्लास है ना, 30 की क्लास के वालिदैन से वो डेली बेस पे राब्ता करता है। जो बच्चा नहीं आ रहा था उसके बारे में उसको बताता है। आगे से वो ऐसे यानी गरीब लोग हैं, वो कहीं ना कहीं मजदूरी पे निकले होते हैं, वो राब्ता भी नहीं हो पाता। अगर राब्ता हो जाता है, वो कहता है जी मेरा बच्चा जो आज सब्जी बेच रहा है, मेरे बच्चे ने आज जो है ना फलां जगह मजदूरी कर रहा है, मेहरबानी करें आज के दिन नहीं कल आ जाएगा। तो इस अंदाज में हम उसको लेके चल रहे हैं। अच्छा, वही बात आ गई है ना कि तमाम चीज़ें हम अगर देखें तो जो हमारी बेसिक चीज़ें ना, मैं हमेशा एक बात करती हूँ, हमारा सवालिया निशान है
कि हमें कभी रिलीफ नहीं दिया गया, चाहे हमारी एजुकेशन है, चाहे इलाज है, चाहे हमारे दीगर ज़रूरियात हैं, वो कहीं ना कहीं हम उन्हीं मसलों में आज तक उलझे हुए हैं। अच्छा, तालीम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि अच्छा जी तालीम हासिल करना हर बच्चे का फ़र्ज़ है, बच्चियों का है। हम अब छोटे छोटे कस्बों में देखें तो वहाँ पे चलो गवर्नमेंट स्कूलों की वजह से ये था कि बच्चियाँ भी तालीम, अब स्टार्ट हो गया था कि बच्चियाँ भी जा रही थी, असातिज़ा भी वहाँ पर आ रहे थे, काम कर रहे थे। तो ये सिलसिला जो है वो फिर एक किस्म का रुक जाएगा। और जिस तरह अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि इसके जो असरात होंगे वो बहुत भयानक किस्म के हो सकते हैं कि अगर पेरेंट्स भी एहतजाज पे आ जाएंगे, टीचर्स भी रोड पे होंगे, बच्चे भी रोड्स पे होंगे, तो ये तो मैं समझती हूँ कि बहुत ही मामला जो है वो मामला जो है वो बिगड़ जाएंगे। इसका एक और भी मैं आपको बता दूं मैडम, 1972 में जितने ये प्राइवेट स्कूल थे, यानी यहाँ पे अक्सरियत प्राइवेट थी, गवर्नमेंट सेक्टर बहुत कम था। उस वक्त की गवर्नमेंट ने ये एक बड़ा स्टेप लिया, जितने प्राइवेट थे सारे गवर्नमेंट के इदारे बना दिए, नेशनलाइज कर दिया। वहाँ पे जितना भी अमला था, टीचिंग स्टाफ था, उस सबको अपना लिया और उसको तहफ़्फ़ुज़ दे दिया जॉब का। वो लोग सारे गवर्नमेंट मुलाजिम हो गए। साथ ही स्टूडेंट के लिए ये सहूलत दे दी कि उसको एक आइडेंटिटी कार्ड जारी कर दिया कि वो बसों पे फ्री में सफ़र करके तालीम हासिल करे। ठीक है ना, ये उस वक्त गवर्नमेंट ने एक इंसेंटिव दिया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि मेरे जैसा भी जो है ना वो तालीम हासिल कर गया। अगर उस वक्त गवर्नमेंट ये इंसेंटिव ना देती तो शायद मैं भी आज ना पढ़ ले। और बहुत सारे हमारे ऐसे ब्यूरोक्रेट जो आज छोटे घराने से तल्लक रहते थे, जिनके वालिदैन अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो वो जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी ओहदों पे रहे हैं। तो वो ये है कि गवर्नमेंट की तवज्जो थी कि गवर्नमेंट के उसको ज़रूरी समझा कि अगर हम तालीम में इन लोगों को इंसेंटिव नहीं देंगे, रियायतें नहीं देंगे, फैसिलिटेशन नहीं देंगे, तो ये तालीम हासिल नहीं कर सके। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस खित्ते में बड़ा एक नाम था, लिटरेसी रेट के हवाले से हम अप जा रहे थे, लेकिन इस कदम से हम फिर ज़ीरो पे आ जाएंगे। ये मैं आज बता रहा हूँ और आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि ये कैसे हालात जा रहे हैं। सही। अभी जो फाइनली आपकी डिमांड्स हैं वो क्या हैं जो हुकूमत से, इस प्लेटफॉर्म पे भी आप मौजूद हैं, क्या कहना चाहिए? अच्छा, एक तो मैं ये भी बता रहा हूँ कि हमें जो है ना इस वक्त इदारों के हवाले से मैं फिर बात करूँगा कि हमें नॉन सैलरी बजट दिया जाता है और इतना नाकाफ़ी दिया जाता है। जैसे गवर्नमेंट ने बिजली के रेट बढ़ाए हैं, वासा वालों ने अपने रेट बढ़ाए हैं, लेकिन हमें उसी रेट पे आज से जो 5 साल या 6 साल पहले जो रेट फिक्स किया था उसी रेट पे NSB दे रहे हैं। अब हमारे बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिनका 1.5 लाख रुपए बिल आता है और जो NSB मिलता है नॉन सैलरी बजट उसको मेंटेन रखने के लिए, वो आज से 5 साल पुराना है। हमारे हेड टीचर क्या करता है, वो टीचर से उधार मांगता है, वो अपनी तनख्वाह लगाने के बाद फिर टीचर से मांगता है और टीचर बड़े हैरान होते हैं, भाई ये कैसा हेड है, अगर इसने नौकरी करनी है तो बिल है तो स्कूल का बिल है, हम क्या करें। लेकिन इसके बावजूद वो उसने इदारे को चलाना है, वो अपने पल्ले से और असातिज़ा कराम की सपोर्ट से। ये तो था मेरा इदारों के हवाले से। दूसरी जो हमारी डिमांड है वो है हमारी लीव एनकैशमेंट, जो 1 जून 2023 को गवर्नमेंट ने पंजाब ने लेटर जारी किया है। हमारी उनसे यही दरख्वास्त है कि मेहरबानी करें, असातिज़ा कराम तमाम मुलाजमीन में ये बेचैनी है उसको वापस लिया जाए। और जो पेंशन और ग्रेजुएटी में इस्लाहात के नाम पे वो बहुत सारी तब्दीलियाँ लाना चाहती हैं, वो बहुत सारे हमारे हकूक़ को गज़ब करना चाहती हैं, उस पर कब्जा करने, उसको मेहरबानी करके उस चीज़ को ख़त्म करें। और जो हमारे साथ रिटायर अपॉइंटमेंट के मौके पे जो हमारे साथ टर्म एंड कंडीशन तय हुई थी उसी के मुताबिक हमें तमाम वाजिबात अदा किया जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रहे। समीना, आपका भी बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है असातिज़ा के बहुत सारे, वैसे ओवरऑल देखें तो हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, असातिज़ा भी इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इंशाल्लाह हम फिर भी कहते हैं ना, एक उम्मीद हमेशा इंसान को जो है ना वो अच्छी रखनी चाहिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है उसके तमाम मसाइल भी हल हो जाएंगे और आप लोगों के भी। इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।